चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। लास्ट टाइम जो है हम लोगों ने 2008 के बारे में कुछ और चीज़ों के बारे में देखा था कि लाइक रोल वगैरह क्या होता है या सर्विसेज रोल और फीचर्स वगैरह जो हम लोग कहाँ से इंस्टॉल करते हैं 2008 और 2003 के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। आज जो चीज़ हम लोग कवर करेंगे इंशाल्लाह उसके अंदर मैं आप लोगों को एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करना बताऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग एक डोमेन एनवायरनमेंट कैसे बनाते हैं और हम लोग एक डोमेन कंट्रोलर जो है वो कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। लेकिन एक्टिव डायरेक्टरी को शुरू करने से पहले हम लोग जो है एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट जो है हम लोग उनको डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रेडिशनली जब तक विंडोज़ 2008 नहीं आई थी उससे पहले विंडोज़ 2003 के अंदर या विंडोज़ 2000 के अंदर जो डोमेन का कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ ये था कि एक्टिव डायरेक्टरी से ही हम लोग जो है वो सारे काम किया करते थे। एक्टिव डायरेक्टरी सिर्फ डोमेन कंट्रोलर बनाने के काम नहीं आती बल्कि इसके अलावा और बहुत सारे काम करती है। तो एक्टिव डायरेक्टरी की अफादियत और उसकी अहमियत के पेश नज़र माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया कि एक्टिव डायरेक्टरी के रोल्स जो हैं वो सेपरेट कर दिए हैं 2008 सर्वर के अंदर, 2008 सर्वर से ऑनवर्ड यानी 2008 SP1 SP2 R2 के अंदर। तो पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी का नाम सुना करते थे। अब 2008 के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड 5 नई चीज़ें आ गई हैं। सबसे पहले एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज या जिसको हम लोग कहते हैं ADDS। ADDS ये एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस ये वही ट्रेडिशनल डोमेन सर्विसेज है जो हम लोग 2000 में या जो 2000 में या 2003 में हम लोग जो है वो यूज़ किया करते थे। यानी आप लोगों के डोमेन एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए आप लोगों के जो डोमेन की जो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो एक सेंट्रलाइज डायरेक्टरी डेटाबेस में होती है और डोमेन एनवायरनमेंट में वो जो सेंट्रलाइज डायरेक्टरी डेटाबेस है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी। एक्टिव डायरेक्टरी जिस कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो जाती है वो कंप्यूटर हम लोगों का बन जाता है डोमेन कंट्रोलर, जो आज के एक्सरसाइज में हम लोग जो है वो खुद से बना के देखेंगे, खुद से हम लोग करके देखेंगे। यानी डोमेन एनवायरनमेंट की मैनेजमेंट के लिए आप लोगों को एक सेंट्रलाइज डायरेक्टरी डेटाबेस बनानी पड़ती है। वो डायरेक्टरी डेटाबेस जिस कंप्यूटर के ऊपर बनती है उस कंप्यूटर को हम लोग कहते हैं डोमेन कंट्रोलर। ठीक है। और एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होगी तो डोमेन एनवायरनमेंट बनेगा, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल नहीं होगी तो डोमेन एनवायरनमेंट नहीं बनेगा। ये एक्टिव डायरेक्टरी का पहला रोल एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। एक्टिव डायरेक्टरी लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विसेज है जिसको हम लोग LDAP डायरेक्टरी सर्विसेज भी जिसको कहते हैं। इसका काम क्या, इसका मकसद क्या कि एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो डोमेन एनवायरनमेंट के सारी के सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास स्टोर करती है, यानी सारी कॉन्फ़िगरेशन उसके पास होती है, कितने यूज़र बने हुए हैं, कितने ग्रुप बने हुए हैं, कितने कंप्यूटर्स ने डोमेन ज्वाइन की हुई है, कौन कौन से ग्रुप पॉलिसीज़ हैं, कितना बड़ा हम लोगों का फॉरेस्ट है, कितनी साइट्स हैं, साइट्स के दरमियान रेप्लिकेशन, ये जो चीज़ें मैं अभी बोल रहा हूँ सारे वन बाई वन में अभी आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूँगा ये। तो एक्टिव डायरेक्टरी इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास स्टोर करती है। बाज़ जगहों पर हम लोगों को एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस की तो ज़रूरत होती है लेकिन हम लोग डोमेन कंट्रोलर नहीं बनाना चाहते। हम लोग नहीं चाहते कि डोमेन कंट्रोलर बने या डोमेन एनवायरनमेंट बने, सिर्फ और सिर्फ हम लोग डायरेक्टरी डेटाबेस की इंफॉर्मेशन यूज़ करें यूज़र्स की और ग्रुप की इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए। मिसाल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्वर है जिसका नाम है एक्सचेंज सर्वर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल का सोल्यूशन है। तो ईमेल के लिए माइक्रोसॉफ्ट जो फैसिलिटेट करता है यूज़र को, जिस तरीके से आप लोग MSN के ऊपर या हॉटमेल पे या माइक्रोसॉफ्ट के आप लोग लाइव के ऊपर आप लोग मेल चेक करते हो, बैक एंड के ऊपर इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है जिसके अंदर एक्सचेंज सर्वर है। एक्सचेंज सर्वर के अंदर 5 मुख्तलिफ रोल होते हैं। जो 4 रोल जो है बैक एंड पे काम कर रहे होते हैं, एक रोल जो है वो फ्रंट एंड पे काम कर रहा होता है। जो 4 रोल है एक्सचेंज के वो डोमेन का पार्ट होते हैं, लेकिन जो 5वां रोल है एक्सचेंज का जिसको एज सर्वर बोलते हैं, जो कि इंटरनेट फेसिंग सर्वर होता है, जिसके ऊपर फायरवॉल कॉन्फ़िगर होती है, जिसके ऊपर एंटी स्पैमिंग कॉन्फ़िगर होती है, वो डोमेन का पार्ट नहीं होता। यानी एक्सचेंज का एक ऐसा रोल जिसको हम लोग एज सर्वर कहते हैं, जिसके ऊपर यूज़र की आगे हिट होती है, यानी यूज़र जब ईमेल चेक करता है तो यूज़र कॉन्टैक्ट करता है एक्सचेंज के एज से। एज जो है वो डोमेन का पार्ट नहीं होता, लेकिन एज ने फिर भी डायरेक्टरी सर्विसेज को यूज़ करना है ताकि उसे पता लगे कि किस किस यूज़र को फैसिलिटेट करना है ईमेल के लिए, यानी यूज़र्स की इंफॉर्मेशन के लिए, यूज़र्स के ईमेल एड्रेसेस की इंफॉर्मेशन के लिए उसकी कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है उसको एक्टिव डायरेक्टरी से। तो फिर अब हम एज एज के बारे में रिकमेंडेशन ये है कि एज कभी भी डोमेन का पार्ट नहीं होगा, लेकिन एज के ऊपर डायरेक्टरी सर्विसेज भी ज़रूरी हैं। तो अब माइक्रोसॉफ्ट ये कहता है इसको डोमेन का पार्ट ना बनाओ, इसके ऊपर डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल ना करो, बल्कि इसके ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल कर लो। यानी अगर हमें वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी चाहिए, हमें मल्टीपल डायरेक्टरी डेटाबेसेस के इंस्टेंसेस वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट के अंदर चाहिए, या एक सर्वर के ऊपर हम लोगों को 2-3 जो है वो डेटाबेसेस के इंस्टेंस चाहिए और हम लोग डोमेन एनवायरनमेंट में नहीं आना चाहते, तो फिर जो है वहाँ पे आप लोगों के लिए जो चीज़ हेल्पफुल होगी वो लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विसेज है। यानी आपको एक एग्जांपल दिया मैंने एक्सचेंज के एज की, इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट के और भी सर्वर्स हैं
यानी जहाँ पे हम लोगों को वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट के अंदर डायरेक्टरी डेटाबेस चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, बल्कि एक्टिव डायरेक्टरी लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विसेज कॉन्फ़िगर करेंगे। अगर डोमेन एनवायरनमेंट बनाना है तो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, और अगर डायरेक्टरी डेटाबेस को यूज़ करना है डोमेन एनवायरनमेंट में नहीं बल्कि वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट में, तो फिर एक्टिव डायरेक्टरी लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विसेज हम लोग जो यूज़ करेंगे। तीसरी जो एक्टिव डायरेक्टरी की जो रोल है वो उसका नाम है एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज। सर्टिफिकेट के बारे में लास्ट टाइम भी हम लोगों की डिस्कशन हुई थी कि सर्टिफिकेट क्या होता है। सर्टिफिकेट बेसिकली एक डिजिटल डॉक्यूमेंट होता है, एक परमिशन होती है, एक लेटर होता है, एक अथॉरिटी होती है जो नेटवर्क के रिसोर्सेज को एक्सेस करने की आप लोगों को परमिशन देता है। इसके एग्जांपल मैंने आप लोगों को दी थी कि फॉर एग्जांपल किसी जगह पे कोई फेस्टिवल हो रहा है या कोई मैच वगैरह हो रहा है, मैच देखने के लिए, या वो आप मेला मंडी ग्राउंड के अंदर आप जो है वो एनुअल फेस्टिवल देखने के लिए, जश्न बहारां देखने के लिए आप जाते हो, तो या तो टिकट आप लोगों को चाहिए होता है या आपको पास चाहिए होता है। तो ये जो सर्टिफिकेट है ये बिल्कुल उसी टिकट की तरह से या पास की तरह से जो है वो एक्ट करता है ये। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारी ईमेल सिक्योर हो, हमारी आपस में कम्युनिकेशन जितनी सिक्योर हो, हमारा जो फाइल सर्वर है वो सिक्योर हो, हमारी डेटाबेसेस जो है वो सिक्योर हो, हमारी वेबसाइट सिक्योर हो, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे जितने ऑथेंटिकेटेड यूज़र हैं, यानी जितने डोमेन के यूज़र हैं, उन सब के पास एक एक डिजिटल डॉक्यूमेंट यानी एक एक सर्टिफिकेट हो। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए हम लोग अपने एनवायरनमेंट के अंदर एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी का एक सर्वर लगाते हैं, ये जिसको हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज हम लोग उस वक्त हम लोग यूज़ करेंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज कहाँ पर यूज़ होती है, जब आप लोगों ने सर्टिफिकेट अथॉरिटी कॉन्फ़िगर करनी हो। फिर वहाँ पे अपने सिक्योर ईमेल के लिए या सिक्योर वेब पब्लिशिंग के लिए वहाँ पे सर्टिफिकेट यूज़ होता है वो। और सर्टिफिकेट लेने के लिए सर्टिफिकेट अथॉरिटी चाहिए, और सर्टिफिकेट अथॉरिटी को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज का रोल इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर करेंगे। नेक्स्ट चीज़ है एक्टिव डायरेक्टरी राइट मैनेजमेंट सर्विसेज, कि अगर आपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर राइट्स को कंट्रोल करना है, कि मिसाल के तौर पे आप लोग चाह रहे हो कि फाइनेंस का ग्रुप की कुछ डॉक्यूमेंटेशन है उसको एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप के मेंबर सिर्फ और सिर्फ उसको रीड कर सकें, मार्केटिंग ग्रुप के मेंबर उस डॉक्यूमेंट को रीड ना कर सकें, इसके अलावा एग्जीक्यूटिव ग्रुप के मेंबर उनको रीड भी कर सकें, राइट भी कर सकें, एडिट भी कर सकें, यानी एग्जीक्यूटिव को फुल परमिशन देनी है, एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोगों ने सिर्फ रीड ओनली की परमिशन देनी है, और मार्केटिंग को हम लोगों ने डिनाई करना है। तो अब अगर आपने डोमेन एनवायरनमेंट के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को, चाहे वो आप लोगों का वर्ड का डॉक्यूमेंट है, एक्सेल का, पावर पॉइंट का, या आप लोगों की ईमेल है, या मिसाल के तौर पर सिनेरियो है कि आप चाह रहे हो कि कारपोरेट ईमेल जो है आप लोगों की कॉन्फिडेंशियल ईमेल को याहू पे या हॉटमेल पे फॉरवर्ड ना करे, अगर कोई करे भी तो वो उसके लिए यूजलेस हो, यानी कि वो ओपन ही ना हो। तो इस मकसद के लिए राइट्स को कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी राइट मैनेजमेंट सर्विसेज का हम लोग रोल जो है वो कॉन्फ़िगर करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज। फेडरेशन सर्विसेज के हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है कि जहाँ पर दो कंपनीज का जॉइंट वेंचर होता है। बाद वक़्त ये होता है कि कंपनीज जो है वो अपने अपने मफादात के लिए एक दूसरे के साथ जो है किसी प्रोजेक्ट के ऊपर इकट्ठी हो जाती हैं, या बाद वक़्त ये होता है कि कोई बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी को जो है वो टेक ओवर कर लेती है। मिसाल के तौर पर रिसेंटली एक ऐसी एक्टिविटी हुई है कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो स्काइप को टेक ओवर कर लिया होगा। अब स्काइप की पहले अलग सा डोमेन थी, अब माइक्रोसॉफ्ट की अलग सा डोमेन है। या मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हायर एजुकेशन कमीशन ये चाहता है कि वो हर यूनिवर्सिटी की डोमेन से कोऑर्डिनेट करें। अब एचईसी और जितनी आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप ये चाहते हो कि एचईसी के यूज़र यूनिवर्सिटी के रिसोर्सेज एक्सेस कर सकें और यूनिवर्सिटी डोमेन के यूज़र एचईसी के रिसोर्सेज एक्सेस कर सकें। तो फिर अब ये दो अलग-अलग से ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन दोनों के आपस में कोई गिव एंड टेक का कोई भी प्रोसेस, कोई भी इनका माहिदा हुआ है, तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। यानी जिसको ट्रेडिशनली आप लोग कहा करते थे कि ट्रस्ट रिलेशनशिप, कि ये वन वे भी हो सकता है, टू वे भी हो सकता है ये, और फुली ट्रांजिटिव ट्रांसलेशन भी हो सकता है। यानी जब भी जॉइंट वेंचर होता है, कंपनियों का मर्जर होता है, तो उस वक्त जो है एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज के जरिए से एक फॉरेस्ट के यूज़र दूसरे फॉरेस्ट के यूज़र से बात कर सकते हैं, यानी एक फॉरेस्ट के यूज़र दूसरे फॉरेस्ट के यूज़र के और दूसरे फॉरेस्ट के रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। या एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर एक ऑप्शन होती है सिंगल साइन ऑन। सिंगल साइन ऑन के मतलब कि आप लोगों का एक ऐसा एनवायरनमेंट बना हुआ है कि जिसके अंदर आप लोगों के पास एक फॉरेस्ट के अंदर मल्टीपल डोमेन्स हैं, एक फॉरेस्ट के अंदर मल्टीपल डोमेन्स हैं। अब उस एक फॉरेस्ट के अंदर मल्टीपल डोमेन्स आपके पास है। मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल एक है पन के नाम से, एक जो है पाकिस्तान एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क के नाम से एक फॉरेस्ट बना हुआ है। उस फॉरेस्ट के अंदर सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी भी है, ब्रिटल यूनिवर्सिटी भी है, इस्लामिक बालोकोन यूनिवर्सिटी भी है, कायदम यूनिवर्सिटी भी है। अब आप ये चाहते हो कि पन का यूज़र जो है अब वो इन तमाम डोमेन्स के मुख्तलिफ सर्विसेज को यूज़ करे, किसी के वेबसाइट को एक्सेस करे, किसी की ईमेल को एक्सेस करे, किसी की डेटाबेस को एक्सेस करे, उसे हर मरतबा यूज़र नेम पासवर्ड ना देना पड़े।
वो सिर्फ एक मरतबा यूजर नेम पासवर्ड दे और मल्टीपल सर्विसेज के अंदर वही यूजर नेम पासवर्ड उसका यूज हो जाए। तो इस मकसद के लिए भी हम लोगों को एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज का हम लोगों को सहारा लेना पड़ता है, ताकि हम लोग सिंगल साइन ऑन की फंक्शनैलिटी को अचीव कर सकें। यहाँ तक क्लियर है? यानी एक्टिव डायरेक्टरी के 5 रोल हैं: एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विसेज, सर्टिफिकेट सर्विसेज, राइट मैनेजमेंट सर्विसेज और एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज। जी 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 जी, वो सारी वही। अब वो सिनेरियो ये है कि एक्सचेंज के 4 रोल जो है वो डेटाबेस का पार्ट है, डोमेन का पार्ट है। एक्सचेंज का जो 5वां रोल है एज सर्वर, यूज़र हमेशा एज को हिट करता है। अब मिसाल के तौर पर हॉटमेल से एक यूज़र जो है वो सिस्कॉम के किसी डोमेन के यूज़र को वो ईमेल करना चाह रहा है। अब सबसे पहले हिट जो है वो जो सिस्कॉम का जो ईमेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके एज सर्वर पे आएगी। एज सर्वर डोमेन का पार्ट नहीं है। अब एज को कैसे पता लगेगा कि सिस्कॉम के कौन से यूज़र के लिए ईमेल है? तो अब एज सर्वर के लिए ज़रूरी है कि वो एक्टिव डायरेक्टरी से बातचीत करे। तो वो चूंकि डोमेन का पार्ट नहीं है, इसलिए वो अपनी साइट पर लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विसेज उसके पास कॉन्फ़िगर होंगे। वो लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विसेज एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज से बातचीत करेंगे और फिर वो डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है। डोमेन का पार्ट नहीं होगा लेकिन डेटाबेस के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। ठीक है। अच्छा, ये जो हम लोगों ने जितने काम करने हैं ना, एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज कॉन्फ़िगर करनी है या राइट मैनेजमेंट सर्विसेज कॉन्फ़िगर करनी है या फेडरेशन सर्विसेज कॉन्फ़िगर करनी है, इन सब के लिए जो फाउंडेशन है, इन सब के लिए जो बेस है वो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज है। यानी सबसे पहले आप लोग एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज कॉन्फ़िगर करते हैं। अगर सर्टिफिकेट अथॉरिटी लगानी तो बाद में लगेगी। अगर राइट मैनेजमेंट सर्वर आपने कॉन्फ़िगर करना तो बाद में करोगे। अगर किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ फेडरेटरी ट्रस्ट बनना चाहते हैं तो वो बाद में होगा। यानी जो आप लोगों का फाउंडेशन है, आप लोगों के फाउंडेशनल फ्रेमवर्क है आप लोगों का, वो जो आप लोगों के एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज है। फिर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज जो है वो बेसिकली ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करती है। मतलब कि यूजर नेम पासवर्ड जो वेरीफाई होंगे वो कहाँ से होंगे? एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज से होंगे। फिर जो जो यूजर नेम पासवर्ड वेरीफाई हो जाएंगे, जो जो यूजर्स ऑथेंटिकेट हो जाएंगे, उनको सर्टिफिकेट मिलेगा या उनके ऊपर राइट्स जो है वो अप्लाई होंगे, या वो फेडरेटेड ट्रस्टेड डोमेन के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, हम लोगों ने अभी तक रोल्स को देखा है। रोल्स के अलावा विंडोज 2008 के अंदर एक और चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं फीचर। अब रोल और फीचर के अंदर क्या फ़र्क है? रोल का तो मैंने आप लोगों को बताया था कि प्राइमरी फंक्शनैलिटी डिफाइन करता है किसी भी चीज़ के, कि इस सर्वर ने डोमेन कंट्रोलर के तौर पे एक्ट करना है या डीएनएस सर्वर के तौर पे एक्ट करना है या फाइल सर्वर के तौर पे, प्रिंट सर्वर के तौर पे एक्ट करना है। जबकि फीचर जो है ये सपोर्टिंग ऑक्सिलरीज होती है, यानी कि आप लोगों के पास सपोर्टिंग टूल है जो कि रोल की मुआवनत के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। फीचर फीचर जो है हम लोग किसी रोल की मुआवनत के लिए, यानी कि फुल फ्लेज को डेडिकेटेड रोल नहीं होता है ये, लेकिन रोल को सपोर्ट करने के लिए जो विंडोज़ 2008 के अंदर जो है कुछ फीचर्स भी दिए हुए हैं। यानी आप यूँ कह लें कि जो बड़ी चीज़ें हैं जिनका स्कोप बड़ा वो रोल है, और जो छोटी छोटी चीज़ें वो जो फीचर की जो है कैटेगरी के अंदर आते हैं। जी, एक रोल रोल अलग है, फीचर अलग है। बाद में ये होता है कि कोई रोल हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो रोल का प्री रिक्विजिट के तौर पर वो कहता है कि ये फीचर भी आप लोग जो है इंस्टॉल करें। जब एक रोल सेलेक्ट करते हैं तो उसके साथ कुछ फीचर्स भी हम लोगों को करने पड़ते हैं। लेकिन बाद में ये होता है एक रोल हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो इंडिपेंडेंटली वो इंस्टॉल होता है, कोई भी फीचर आप लोगों का इंस्टॉल नहीं होता। जी जी। फीचर का मतलब है कि ये आप लोगों के जो है ना सपोर्टिंग टूल है। मिसाल के तौर पर डोमेन कंट्रोलर जो है या ईमेल की जो सर्विसेज है, या मिसाल के तौर पे आप लोगों ने आईआईएस सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है, इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्वर को आप लोगों ने कॉन्फ़िगर करना है। आईआईएस जो है वो एक रोल है। अब आईआईएस आप लोगों ने इस तरह के सिनेरियो में कॉन्फ़िगर करना है जहाँ पे आप लोगों को हाई अवेलेबिलिटी चाहिए। यानी कि आप लोगों की वेबसाइट अगर एक सर्वर से डाउन होती है तो दूसरा सर्वर से वेबसाइट आप लोगों की अप हो जाए। तो आप पहले आईआईएस का रोल इंस्टॉल करोगे और हाई अवेलेबिलिटी को अचीव करने के लिए आप लोग फेल ओवर क्लस्टरिंग का फीचर साथ में ऐड करोगे। यानी वेबसाइट होस्ट करने के लिए तो हम लोगों ने आईआईएस का रोल इंस्टॉल कर लिया, और उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोगों ने साथ में फेल ओवर क्लस्टरिंग का हम लोगों ने फीचर जो है वो ऐड कर लिया। या नेटवर्क लोड बैलेंसिंग का फीचर जो अगर हम लोग चाह रहे हैं मिसाल के तौर पे कि राउंड रॉबिन टेक्निक के अंदर अगर आप लोगों के कोई एक डेटाबेस सर्वर लगा हुआ है, अब वो डेटाबेस सर्वर के 500 यूजर्स हैं। अब 500 यूजर्स की हिट एक ही डेटाबेस सर्वर के ऊपर आ रही है। आप चाह रहे हैं कि आप 2 डेटाबेस सर्वर लगा दें लोड को, ताकि आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लें। यानी 250 यूजर्स की रिक्वेस्ट एक डेटाबेस सर्वर के पास है, 250 यूजर्स की रिक्वेस्ट एक के पास है। तब आप लोगों ने डेटाबेस के लिए डेडिकेटेड को 2008 सर्वर आप लोगों ने मुख्तस किया हुआ है, जिसके ऊपर आप लोगों ने फाइल सर्विसेज के रोल आप लोगों ने इंस्टॉल किए हुए हैं। अब यूजर्स को आप लोगों ने इस तरह से यूजर्स की सेग्रीगेशन करनी है, तो उसके लिए कि आधे एक तरफ आए आधे एक तरफ आए,
तो उसके लिए हम लोग एक एडिशनल फीचर इंस्टॉल कर लेंगे जो कि स्प्लिट कर देगा यूजर्स को कि आधे यूजर इधर आ जाए आधे यूजर उसके लिए हम लोग जो नेटवर्क लोड बैलेंसिंग का फीचर जो है वो इंस्टॉल कर देंगे। यानी कि फीचर जो है वो सपोर्टिंग टूल है, वो रोल की मुआवनत के लिए होता है, ठीक है। या बाज़ औक़ात हम लोगों ने कोई छोटा सा काम करना है तो उसके लिए भी जो है हम लोग फीचर जो है इंस्टॉल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है ये आप लोगों के डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कि वो लोग जिनका प्रोग्रामिंग से बैकग्राउंड है उन लोगों को पता होगा कि अगर आप लोगों ने जो है डेवलपमेंट करनी है कि आप लोगों ने कोई प्रोग्रामिंग वगैरह आप लोगों ने करनी है तो आपको पूरा एक रोल इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, एक छोटी सी यूटिलिटी छोटा सा एक आप लोगों को टूल चाहिए तो उसके लिए आप क्या करोगे, डॉट नेट फ्रेमवर्क सिर्फ जो है इंस्टॉल कर लोगे। या डॉट नेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल करके आप जो है एसक्यूएल सर्वर के अंदर आप कुछ एडिटिंग एक सर्वर जो है जिसके ऊपर ऑलरेडी एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल है, फाइल सर्विसेज का रोल इंस्टॉल है, आईआईएस इंस्टॉल है, व्यूज स्टूडियो इंस्टॉल है। अब उसका आप इसको क्लाइंट बनाना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि अपने सर्वर से बैठ के आप डेवलपमेंट कर लो, ठीक है। तो आप डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है वो एक छोटी सी यूटिलिटी या छोटा सा फीचर जो आप सिर्फ वो इंस्टॉल कर लोगे। या बिट लॉकर ड्राइव इनक्रिप्शन ये कि अगर आप लोग अपने डेटा को इनक्रिप्ट करना चाह रहे हो, इनक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि नॉन रीडेबल फॉर्म ऑफ डेटा, कि अगर आप ये चाह रहे हो कि आपका डेटा कोई दूसरा यूजर एक्सेस ही ना कर सके, आपके कॉमन लोकेशन के ऊपर एक कॉमन सर्वर के ऊपर आप लोगों का डेटा बड़ा हुआ है, अब आप चाह रहे हो कि आपके डेटे को कोई रीड भी ना कर सके, कोई राइट भी ना कर सके, कोई उसको डबल ना उसको कोई डिलीट कर सके, कोई उसको एक्सेस ही ना कर सके। तो उसके लिए क्या, अगर बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन आप लोगों के पास कॉन्फ़िगर हुई होगी तो बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन के लिए पूरा एक डेडिकेटेड सर्वर हम लोगों को लगाने की जरूरत नहीं, एक छोटे से फीचर होता है कि एग्जिस्टिंग ऑलरेडी आप लोगों का एक मिसाल के तौर पर फाइल सर्वर चल रहा है या डोमेन कंट्रोलर चल रहा है जिसके ऊपर आप लोगों के शेयर ड्राइव है, उसी के ऊपर आप एडिशनली बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन का आप फीचर एनेबल करके और वहाँ पे यूजर्स का जो है आप लोग जो है डेटा सिक्योर करा सकते हैं। अगेन फिर वो नेटवर्क लोड बैलेंसिंग की जो आपको एग्जांपल दिए नहीं, राउंड रॉबिन टेक्निक के अंदर यूजर्स को आप लोगों ने सेपरेट करना है कि आधे एक जगह से सर्विसेज लें आधे एक जगह सर्विसेज लें। या फेल ओवर क्लस्टरिंग कि आप लोगों ने हाई अवेलेबिलिटी कन्फिगर करने का अगर एक सर्वर डाउन हो जाए तो ऑटोमेटिकली सारी की सारी सर्विसेज दूसरा सर्वर जो है वो सर्व करे, वो उसकी जगह उसको टेक ओवर कर लें। या डेस्कटॉप एक्सपीरियंस आप लोगों ने, या विंडोज़ पावर शेल के विंडोज़ के अंदर आप लोगों ने कोई स्क्रिप्टिंग करनी है, या आप लोगों ने 2008 सर्वर के अंदर जिन लोगों ने इंस्टॉल किया उन लोगों को पता होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो है मल्टीमीडिया की फंक्शनलिटी की सपोर्ट नहीं होती, यानी कि आप लोगों का ना तो आप लोगों का ऑडियो का आप लोगों का वो ऑडियो कार्ड आप लोगों का काम करता है, ठीक है ना, इसके अलावा मूवीज़ वगैरह की सपोर्ट होती है। अगर आप लोगों ने अपने सर्वर को लाइव स्ट्रीमिंग सर्वर के तौर पे कॉन्फ़िगर करना है, या आप लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस सर्वर के तौर पे आप लोगों ने कॉन्फ़िगर करना है और जिसके ऊपर आप लोगों की वीडियो कॉन्फ्रेंस होस्ट होगी, तो उसके लिए फिर आपको एडिशनल वीडियो की आपको सपोर्ट डालनी पड़ेगी। तो वो वीडियो की सपोर्ट के लिए फिर ये कि हम लोग डेस्कटॉप एक्सपीरियंस वगैरह जो इस किस्म की चीज़ें, या एक्सचेंज के अंदर एक यूनिफाइड मैसेजिंग का रोल होता है कि वॉइस मेल करते हैं, इस तरह हम टेक्स्ट मेल करते हैं ना, इस तरह हम लोग बोल के भी किसी को ईमेल कर सकते हैं। तो वो बोल के अगर आप लोगों ने किसी को ईमेल करनी है तो उसके लिए फिर डेस्कटॉप एक्सपीरियंस पहले आप लोगों का एक एडिशनल फीचर आप लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये तो वो चीज़ें थी कि विंडोज़ 2008 के बेसिक्स के बारे में हम लोगों ने कंपैरिजन देखा 2003 2008 का। अभी तक हम लोगों ने 2008 सर्वर को इंस्टॉल किया और उसके हम लोगों ने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टास्क वगैरह हम लोगों ने परफॉर्म किए। तो आज ये है कि हम लोग पहले एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉलेशन में लगाते हैं और फिर उसके बाद जो है हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी के जो है डिफरेंट चीज़ें जो हम लोग उनको डिस्कस करते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी, जिसका हम लोग काफ़ी दिनों से जिक्र सुन रहे हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी है क्या चीज़। अच्छा, ये मेरे पास एक 2008 सर्वर की मशीन है। 2008 सर्वर के ऊपर जो है हम लोग जो है अपनी एक्टिव डायरेक्टरी वो इंस्टॉल करेंगे। एक्टिव डायरेक्टरी हमेशा आप लोगों के सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल होती है, कभी भी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल नहीं होती। एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल क्यों करते हैं कि अगर आप लोग अपना डोमेन एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं, डोमेन क्या चीज़ है, एक सिंगल पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एक जगह पे बैठ के पूरे नेटवर्क को आप लोग कंट्रोल करना चाह रहे हो, ठीक है। आप एक जगह से बैठ के पूरे कंप्यूटर्स को जितने आपके नेटवर्क का पार्ट है आप चाह रहे हो कि रिमोटली सबका वॉलपेपर चेंज हो जाए, या आइकन उनके गायब हो जाए, या स्टार्ट मेन्यू के अंदर ये सिलेक्टिव आइटम सिर्फ ऐड हो जाए, या कोई यूज़र अपना रन के अंदर आगे कोई कमांड एग्जीक्यूट ना कर सके, या आप चाह रहे हो कि तमाम कंप्यूटर से सी और डी ड्राइव को हाइड कर दिया जाए, सिर्फ ई एफ वगैरह नजर आए, या आप चाह रहे हो कि सारे के सारे कंप्यूटर्स के ऊपर आप लोगों का इंटरनेट जो प्रॉक्सी के थ्रू चलता है, तो अब यूज़र को हर एक यूज़र को खुद से जाके प्रॉक्सी का एड्रेस ना देना पड़े इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर, आप रिमोटली देना चाह रहे हो। या आप मिसाल के तौर पर कोई ब्रांडिंग करना चाह रहे हो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जब खुले तो इंटरनेट एक्सप्लोरर लिखा हुआ ना आए बल्कि उसके ऊपर आपकी कंपनी का नाम लिखा हुआ है। या आप चाह रहे हो कि जब भी यूज़र लॉगिन करें तो उसको वेलकम पेज कोई डिस्प्ले हो हर एक कंप्यूटर में। अब ग्रुप पॉलिसी के जरिए सारे काम हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमें एक डोमेन कंट्रोलर लगाना पड़ेगा, और डोमेन कंट्रोलर लगाने के लिए हम लोग को एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने के लिए हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का रोल इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने से पहले अगेन कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर्वर फैमिली के ऊपर इंस्टॉल होती है, क्लाइंट फैमिली के ऊपर इंस्टॉल नहीं होता। विंडोज 7 पे, एक्सपी पे, विस्टा पे इंस्टॉल नहीं होगा। 2008 सर्वर पे या 2008 SP1, 2008 SP2 या 2008 R2 पे
या 2003 सर्वर के ऊपर आप लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हो, स्टैंडर्ड एडिशन पे भी, एंटरप्राइज एडिशन पे भी और डेटा सेंटर एडिशन पे भी। वेब एडिशन के ऊपर आप लोगों का डोमेन कंट्रोलर नहीं बन सकता आप लोगों का, या फाउंडेशन एडिशन के ऊपर हम लोग डोमेन कंट्रोलर नहीं बनाते या बना नहीं सकते। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस आप लोगों ने चेक करना है कि क्या उसको आप लोगों ने खुद से आईपी एड्रेस असाइन कर दिया या नहीं किया। लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था, वेरीफाई कर लेते हैं। हम लोगों ने अपने सिस्टम को आईपी एड्रेस दिया था 10.0.0.1। ठीक है, इसके अलावा इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टास्क के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि हम लोगों ने उसका डेट टाइम जो है वो सेट करना, वो हम लोगों ने अपना टाइम रीजन सेट कर लिया और इस वक्त हमारे सिस्टम की डेट और टाइम बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट फेज के अलावा कि हम लोगों ने अपने कंप्यूटर को प्रॉपर कोई नाम दे देना। ठीक है, वो हम लोगों ने अपने कंप्यूटर को नाम दिया था DC01। ठीक है, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टास्क हम लोगों ने परफॉर्म कर लिया। अब एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करनी है, इंस्टॉलेशन पे इसको लगा देते हैं, फिर इसके ऑब्जेक्ट्स और इसके कंपोनेंट्स और इसके जो है डिफरेंट चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने के लिए आप लोग सबसे पहले सर्वर मैनेजर के अंदर आओगे, स्टार्ट के अंदर आओ, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के अंदर आओ और यहाँ से आप सर्वर मैनेजर में आ जाओ। या तो यहाँ से आ जाओ आप लोग, या फिर स्टार्ट के बिल्कुल साथ ही आप लोगों की आइकन बना, आप लोग इस पर क्लिक करो। जब भी आप इस पर क्लिक करोगे तो सर्वर मैनेजर आपके पास ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ से आप लोग रोल्स के अंदर आ जाओगे और यहाँ से आप ऐड रोल के ऊपर क्लिक करोगे। ऐड रोल पे क्लिक किया, स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड आपके सामने आ जाएगा, आप यहाँ से नेक्स्ट करोगे। अच्छा, लास्ट में मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि किसी बुक शुक की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो ये जब हम लोग किसी भी एक रोल को सिलेक्ट करते हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ रही होती है। तो बीइंग MCIT पे स्टूडेंट आप लोगों को एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि ये जो 17 रोल्स यहाँ पे दिए हैं किस किस रोल का क्या क्या काम है या किस किस फीचर का क्या क्या काम है। आप किसी भी रोल पे क्लिक करोगे उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और छोटी छोटी डेफिनेशन लिखी हुई है, आपको खुद से जो है नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर कोई आप नोट करना भी चाहते हो तो यहाँ से आप पकड़ के जो है नोट कर लो या कॉपी पेस्ट कर लो, जो भी करना। अच्छा, यहाँ से अब हम लोगों ने डोमेन कंट्रोलर बनाना, डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल करनी है, तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। अच्छा, अब एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को जब मैंने सेलेक्ट किया तो उसके वो क्या क्या कह रहा है कि प्री रिक्विजिट के अंदर जो है वो .NET फ्रेमवर्क जो है वो उसका प्री रिक्विजिट है। एक्टिव डायरेक्टरी जब हम लोगों ने इंस्टॉल करनी 2008 सर्वर के ऊपर तो .NEट फ्रेमवर्क भी उसके ऊपर इंस्टॉल होना चाहिए, .NEट फ्रेमवर्क का फीचर होना चाहिए इंस्टॉल। तो मैं इस यहाँ क्या करता हूँ, ऐड रिक्वायर्ड फीचर, तो खुद ब खुद इससे रिलेटेड जो फीचर उसको चाहिए होगा वो फीचर भी खुद ही जो है वो साथ में इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज मैंने सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, अगेन नेक्स्ट किया और इंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, पहले ये उसके जो सपोर्टिंग टूल या उसके जो प्री रिक्विजिट है वो फीचर जो है वो इंस्टॉल करेगा और उसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का रोल जो है वो ऐड कर देगा। अच्छा, जो ये मैंने काम किया है ये काम आप लोग कमांड लाइन इंटरफेस से भी आप लोग कर सकते थे। ठीक है, 2008 2003 या 2000 पे जिन लोगों ने काम किया तो उन लोगों को पता होगा कि 2000 में या 2003 में हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी जब इंस्टॉल किया करते थे तो हम लोग स्टार्ट के अंदर आते थे, रन में आते थे, वहाँ पे कमांड दिया करते थे DC प्रोमो। ठीक है, वो DC प्रोमो की सपोर्ट इसके अंदर भी है, वो यहाँ से भी वो उसी तरीके को उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हो, आप यहाँ से भी बना सकते हो डोमेन कंट्रोलर वगैरह। ठीक है, या आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जरिए से बना सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास। रोल हम लोगों ने यहाँ से ऐड कर लिया और आपको DC बनाना मैं वहाँ से बता देता हूँ। ये रोल ऐड होते थोड़ा टाइम लेगा ये। अच्छा, इतनी देर में ये रोल ऐड होता है तो हम लोग जो है एक्टिव डायरेक्टरी की कुछ बाकी चीज़ें जो है वो हम लोग उनको डिस्कस कर लेते हैं या उसको हम लोग देख लेते हैं। डोमेन डोमेन होती क्या चीज़ है? डोमेन जो आपके उसका पार्ट एक सिस्टम भी हो सकता है और मल्टीपल सिस्टम भी हो सकते हैं। एक डोमेन एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग जो है कम से कम एक डोमेन कंट्रोलर लगाते हैं। ठीक है, उस डोमेन कंट्रोलर के जरिए से फिर हम लोग डिफरेंट टाइप की ग्रुप पॉलिसीज लगाते हैं, डिफरेंट टाइप के यूजर्स क्रिएट करते हैं, ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, ये कंप्यूटर्स को अकाउंट उसके अंदर जो हम लोग जो है वो ऐड करवाते हैं। ठीक है, जहाँ कहीं भी आप लोगों के बुक के अंदर या पेपर में जहाँ कहीं भी आप लोगों को ट्राइंगल का निशान नजर आएगा, इसका मतलब है कि ये एक डोमेन बनी हुई है। मिसाल के तौर पर Microsoft.com ये क्या चीज़ है, एक डोमेन है। Hotmail.com ये क्या चीज़ है, एक डोमेन है। Yahoo.com ये क्या डोमेन है। Syscom.edu या Syscom.pk या sys ये क्या चीज़ है, ये जो है एक डोमेन है। ठीक है, एक डोमेन आप लोगों के नेटवर्क की लॉजिकल बाउंड्री को भी हम लोग डोमेन कहते हैं, या सिंगल पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो उसको हम लोग जो है डोमेन कहते हैं, जो कि पूरे नेटवर्क की सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रखती है। लाइक कितने यूज़र हैं, कितने ग्रुप हैं, कितने ग्रुप पॉलिसीज हैं, कितने कंप्यूटर इसका पार्ट है, कितने डोमेन कंट्रोलर लगे हुए हैं, और अगर मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर हैं उनके दरमियान में रेप्लिकेशन किस तरह होगी। रेप्लिकेशन कहते हैं कि अपडेट्स का तबादला। मिसाल के तौर पर इलेक्शन जब होते हैं तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक पोलिंग होती है।
अब दो कैंडिडेट खड़े हुए हैं कि यहाँ पे आपके शेख रशीद साहब भी खड़े हुए हैं, या जो है वो नून लीग के वो जो शकील, क्या नाम है उसका, कि वो आप लोगों के शकील साहब जो है वो भी खड़े हुए हैं। अब शाम को 5 बजे के बाद जब इलेक्शन का रिजल्ट कंपाइल होता है, तो सेटलर टाउन के अंदर कोई कॉलेज था, वहाँ पे जो है उसके अंदर गिनती हुई वोट्स की, उन्होंने बताया कि जो फला कैंडिडेट ने यहाँ से विन किया। देन उसके बाद जो है थोड़ी देर के बाद पता लगा कि राजा बाज़ार के अंदर जो है वो एक पोलिंग स्टेशन था, वहाँ से ये रिजल्ट आया। अब राजा बाज़ार वाले ने अपना रिजल्ट सेटलर टाउन वाले को बताया, सेटलर टाउन वाले ने अपना रिजल्ट जो है वो राजा बाज़ार वाले को बताया, यानी आपस में मालूमात का तबादला किया। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसको बोलते हैं हम लोग रेप्लिकेशन। कि अगर आपके एक डोमेन एनवायरनमेंट में मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर हो, एक डोमेन कंट्रोलर ने एक नया यूज़र क्रिएट किया, तो वो एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद दूसरे को अपडेट कर देगा कि मेरे पास एक नया यूज़र आया, इस यूज़र के ये एट्रीब्यूट है, इसका फर्स्ट नेम ये है, लास्ट नेम ये है, लॉगिन नेम ये है, इसका ईमेल एड्रेस ये है, इसका पोस्टल एड्रेस ये है। ठीक है, तुम भी अपने डेटाबेस में इसको अपडेट, तुम भी अपने पास अपने इस इंफॉर्मेशन को तो अपडेट कर लो। ठीक है, तो ये एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है ये आप लोगों के रेप्लिकेशन। होपफुली हम लोगों का इंस्टॉल हो गया होगा रोल। हम लोग रोल की तरफ आते हैं अपने। यदि रोल हम लोगों में इंस्टॉल हो गया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी को आप लोगों ने कॉन्फ़िगर करना है। आप यहाँ से इस पर क्लिक करके यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जो ट्रेडिशनल तरीका हम लोगों का होता था 2000 में या 2003 में, आप लोग स्टार्ट के अंदर आते थे, रन के अंदर आगे यहाँ पे कमांड दिया करते थे डीसी प्रोमो, स्टार्ट रन डीसी प्रोमो। अभी अभी नहीं बना, क्या कह रहे हो? जी जी, अभी मैं एप्लीकेशन वगैरह डिटेल में डिस्कस करूंगा। वो सिर्फ वहाँ पे एक वो वर्ड लिखा हुआ था एप्लीकेशन का, सिर्फ ताकि आप लोग उससे कंफ्यूज ना, इसलिए मैंने उसको बताया। एप्लीकेशन के बारे में पूरी एक स्लाइड आएगी अभी आगे नहीं। अभी एक्टिव डायरेक्टरी का जस्ट रोल इंस्टॉल किया, डीसी अब हम लोग बनाने लग रहे हैं। अब ये विजिट हम लोग जब कंप्लीट करेंगे, रीस्टार्ट होगा, उसके बाद हमारा डोमेन कंट्रोलर बन जाएगा। नहीं नहीं, डीसी बनता ही तब जब एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होती है। अभी सिर्फ जस्ट हम लोगों ने उसका रोल ऐड किया। रोल ऐड करने के बाद उसको कॉन्फ़िगर नहीं है, जब वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा तो फिर आपका डीसी बनेगा, तब आपकी एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होगी। अभी सिर्फ जस्ट रोल इंस्टॉल किया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप लोगों ने डीएनएस सर्वर लगाना है। पहले आप डीएनएस के लिए जो रिक्वायर्ड फाइल्स है आप लोग वो पहले इंस्टॉल करोगे, यानी डीएनएस का रोल इंस्टॉल करोगे। अब डीएनएस ने काम कैसे करना है, किस तरीके से उसने नेम रेजोल्यूशन करनी है, वो किस तरीके से आगे क्यूरीज को फॉरवर्ड करेगा या हैंडल करेगा या रिस्पॉन्स करेगा, वो आपको कॉन्फ़िगर करने की जरूरत है। या आपने डीएचसीपी सर्वर लगाना है जिसके जरिए से क्लाइंट कंप्यूटर्स को ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस आप लोगों ने प्रोवाइड करने हैं। तो पहले आप डीएचसीपी की जो प्री रिक्विजिट्स हैं, जो ऑक्सिलरीज हैं, जो उसके सपोर्टिंग टूल है, वो पहले वो फाइल्स आप कंप्यूटर को प्रोवाइड करोगे, वो रोल पहले ऐड करोगे। फिर उसके अंदर उसमें जाकर स्कोप डिफाइन करोगे कि अच्छा तुमने आईपी एड्रेस इस सीक्वेंस से देने हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक देने हैं, ये आईपी देना है, ये नहीं देना, ठीक है, और इतने दिन के लिए देना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी डिटेल में इंशाल्लाह वन बाई वन जो चीज़ें डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखाना ये चाह रहा था कि अभी हम लोगों ने माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक किया, तो यहाँ पे देखें वर्कबुक का यहाँ पे स्टेटमेंट आ रही है। जब ये हमारा डोमेन कंट्रोलर बन जाएगा तो खुद ब खुद यहाँ पे डोमेन का लफ्ज़ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वर्कबुक यहाँ से जो है वो ख़त्म हो जाएगा। सेकेंडली ये कि अभी अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के अंदर आऊँ, तो यहाँ पे आपके पास ये चीज़ें पहले नहीं आ रही थी, जिसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर, एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट, ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, या एक्टिव डायरेक्टरी मॉड्यूल फॉर विंडोज पावरशेल, या एडीएसआई एडिट। 1 2 3 4 5 और ये छः चीज़ों का इजाफा आप लोगों का रोल इंस्टॉल होने के बाद हुआ। अच्छा, इनमें से मैं किसी भी चीज़ पे भी क्लिक करूंगा तो ये एरर देगा। मैं किसी भी चीज़ पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये एरर देगा। लाइक मैंने यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर पे क्लिक किया, तो अभी ओके करूंगा तो ये यहाँ पे मुझे एरर दिखा देगा। ये देखें यहाँ पे क्रॉस का निशान, इसमें कोई किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। ये आ क्यों रहा है, क्योंकि मैंने रोल ऐड किया, इस वजह से ये आ रहा है। जब मैं कॉन्फ़िगरेशन विजिट पूरा कर लूंगा तो उसके बाद जो है ये एरर भी यहाँ से खत्म हो जाएगा। यहाँ से आप लोग जो यूज़ एडवांस मोड इंस्टॉलेशन इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करोगे और उसको आप नेक्स्ट करोगे। ठीक है, यहाँ पे वो ऑपरेटिंग सिस्टम कंपैटिबिलिटी के बारे में बता रहा है कि विंडोज़ 2008, ये विंडोज़ 2008 R2 का जब आप डोमेन कंट्रोलर बनाते हो तो ये आप लोगों को विंडोज़ एंटी, यानी जो 2000 से भी पहले की जो विंडो थी उसको सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, हम लोगों ने कहा कि जी आजकल तो चलती भी नहीं, ना हमें उस चीज़ की ज़रूरत है, यानी कि विंडो एंटी के डोमेन कंट्रोलर को सपोर्ट नहीं करेगा।
बाकी कह रहा है कि उसके बारे में मजीद आपने डिटेल इन्फॉर्मेशन पढ़नी है तो ये नॉलेज बेस जो है ना उसने रेफर किया हुआ कि आप इस लिंक के ऊपर जाके सारी इसकी डिटेल आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसको मैंने कर दिया। अब अगर ऑलरेडी आप लोगों की डोमेन बनी हुई है या ऑलरेडी आप लोगों का फॉरेस्ट बना हुआ है तो फिर तो यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, ठीक है। आप लोग बिल्कुल नए सिरे से काम कर रहे हो, बिल्कुल पहली मरतबा आप डोमेन कंट्रोलर लगाने जा रहे हो, बिल्कुल पहली मरतबा डोमेन एनवायरनमेंट की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, तो फिर यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट करोगे क्रिएट ए न्यू डोमेन कंट्रोलर इन ए न्यू फॉरेस्ट। ये ऑप्शन आप लोग सिलेक्ट करोगे। नेक्स्ट करो। अब डोमेन का नाम क्या रखना है आपने, ठीक है। FQDN ऑफ द फॉरेस्ट रूट डोमेन, आप लोग इसका क्या नाम रखना चाह रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसका नाम रखना चाह रहे हैं MCITB.com, कोई भी नाम रख सकते हो इसको आप। फॉर एग्जाम्पल इसको आप लोग जो है student.com भी रख सकते हो या Pakistan.com भी रख सकते हो। ये हम लोग टेस्टिंग के लिए बना रहे हैं, लेकिन जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप HEC के एम्प्लॉई हो, आप HEC के लिए नई सिरे से कर रहे हो, तो फिर ये सारे आपके प्लानिंग का पार्ट हो गया कि आपके डोमेन का नाम क्या होना चाहिए, .com होना चाहिए, .edu होना चाहिए, .mlt होना चाहिए, ठीक। अभी DNS जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो DNS में आप लोगों को नेम स्पेस के बारे में डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा कि कॉम किस लिए यूज़ होता है, EDU किसके लिए यूज़ होता है, ORG किसके लिए यूज़ होता है। तो ये जी जी वो जो www.yahoo.com जो है बेसिकली वो साइट का एड्रेस है, और वो साइट के लिए पहले याहू वालों ने अपनी एक डोमेन रजिस्टर करवाई हुई है। जब आप लोग अपनी डोमेन को आप लाइव लेके आना चाह रहे हो, इंटरनेट के ऊपर आप अवेलेबल करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको डोमेन की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, ठीक है। वो डोमेन की रजिस्ट्रेशन के लिए उसकी एक स्पेसिफिक फ़ीस होती है, आप लोग वो फीस पे करते हो, और उसके लाइव या पब्लिक DNS के अंदर उसकी फिर एक एंट्री होती है, ठीक है। अभी जब DNS पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उसके चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। जो वो yahoo.com hotmail.com बेसिकली वो वेबसाइट्स है, और वेबसाइट की एंट्री पहले किसी पब्लिक DNS में हुई है, यानी हॉटमेल वालों ने अपनी डोमेन रजिस्टर हॉटमेल के नाम से करवाई हुई है, याहू वालों ने अपनी डोमेन जो याहू के नाम से रजिस्टर करवाई हुई है, ठीक है। जो अभी यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा है ये MCITB.com बेसिकली ये FQDN है। FQDN स्टैंड्स फॉर फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, जिसके अंदर डॉट के राइट साइड पे भी कुछ लिखा होगा और डॉट के लेफ्ट साइड पे भी कुछ लिखा होगा। जो ही मैं इसको नेक्स्ट करूंगा तो ये मेरे से पूछेगा कि डोमेन का नेट बायोस नेम बताओ। वो डोमेन का नेट बायोस नेम ये ऑटोमेटिकली भी डिटरमिन कर लेता है। जो डॉट के लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है ना, यानी MCITB, वो उसको एज ए नेट बायोस नेम लेगा। यानी जब आप किसी भी कंप्यूटर को डोमेन ज्वाइन करवाओगे तो आप उसके माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाओगे, तो वहाँ पे आपको सिर्फ MCITB दिखा रहा होगा, वो डोमेन का नाम पूरा आपको MCITB.com में दिखा रहा होगा। या आप लोग जब सर्च करोगे एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, तो वो आप लोग जो सर्च करोगे वो MCITB के नाम, सिर्फ खाली जो आपके जो डोमेन का नाम वो MCITB डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है। वो आप लोगों का क्या कहलाता है, नेट बायोस नेम। हम लोग अपने डोमेन का नाम लंबा चौड़ा भी रख सकते थे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते थे कि जी syscom.edu.pk, ठीक है। अब syscom.edu.pk, syscom.edu.pk के अंदर हम ये चाह रहे हैं कि syscom जो है सिर्फ और सिर्फ जब यूज़र एक्सेस करें वो syscom के नाम से एक्सेस कर लें, .edu.pk उन्हें पूरा ना लिखना पड़े। तो वो जो खाली syscom जो है वो क्या उसका नेट बायोस नेम है, डोमेन नेट बायोस नेम है, और जो syscom.edu.pk वो उसका फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, ठीक है। तो अभी यहाँ पे फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम मैंने इसका दिया MCITB.com और उसको नेक्स्ट किया। नहीं नहीं, इसके अंदर www नहीं देते। www बेसिकली www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। जब आप लोग वेबसाइट होस्ट करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन आप लोग अपने IIS के अंदर देते हो। IIS इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्वर को उस इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है, या आपके DNS सर्वर को उसकी जरूरत होती है। www आपका डोमेन कंट्रोलर www सपोर्ट नहीं करता, मतलब कि इसको उसकी जरूरत ही नहीं होती। अच्छा, इसी नाम से अगर आप अपनी वेबसाइट को रजिस्टर करना चाह रहे हो तो फिर आपको www की जरूरत होगी, ठीक है। ये अभी आप डोमेन बना रहे हो, और डोमेन किस लिए बना रहे हो, ताकि आपके सेंट्रली अपने एक जगह पे आपने यूजर्स को, कंप्यूटर्स को, ग्रुप्स को आप मैनेज कर सको, ठीक है। अपने उस नेटवर्क को कंट्रोल करने के जहाँ से आपने ऑथेंटिकेशन लेनी, यूजर ने पासवर्ड वेरीफाई करवाना, वो आपके MCITB.com है। और अगर इसी नाम से अपनी वेबसाइट भी बनाना चाह रहे हो तो फिर DNS के अंदर आप एक इसकी एंट्री करोगे www.mcitb.com। अब फिर क्या होगा कि अगर तो यूज़र अपने ब्राउज़र के अंदर या एक्सप्लोरर के अंदर अगर MCITB अगर लिखेंगे तो वो डायरेक्ट पहुंच जाएंगे डोमेन कंट्रोलर के पास, लेकिन अगर वो लिखेंगे www तो फिर वो डोमेन कंट्रोलर के पास नहीं आएंगे, बल्कि वो वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। जब हम IIS पढ़ेंगे तो उसमें इंशाल्लाह जो है ये चीज़ आप डिटेल से देख लोगे, खुद अपने हाथ से इसको करके देखोगे। अच्छा, यहाँ पे डोमेन का नेट बायोस ने मैं MCITB भी रख सकता हूँ, इसको चेंज भी कर सकता हूँ, इसको मैं माइक्रोसॉफ्ट कर सकता हूँ या स्टूडेंट कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। फिलहाल मैंने इसको MCITB रहने दिया, नेक्स्ट किया।
अब वो पूछ रहा है कि डोमेन का फंक्शन लेवल जो है वो आपने क्या रखना है। ठीक है, फंक्शनल लेवल जितना आप लोगों का अपडेटेड होगा, आप उतने एडवांस किस्म के फंक्शनैलिटीज़ और फीचर्स आप यूज़ कर सकते हो, उतना ज़्यादा इन्वायरमेंट आप लोगों का ज़्यादा सिक्योर होगा। लेकिन फंक्शन लेवल को अप करने से जो नुकसान होता है कि आपके बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी आप लोगों की ख़त्म हो जाती है। मिसाल के तौर पे आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो जहाँ पे प्लान ये है कि आपने 2008 के साथ साथ 2003 के भी डोमेन कंट्रोलर आपने लगाने हैं। ठीक है, या तो अब 2003 के डोमेन कंट्रोलर लगाने के लिए आप अपना फंक्शनल लेवल जो है वो 2003 रखोगे। अगर आप फंक्शनल लेवल 2008 कर देते हो तो फिर आप अपना कोई भी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर 2003 पे नहीं रख सकते, यानी 2003 के ऊपर कोई एडी इंस्टॉल करके वो इसी डोमेन का पार्ट नहीं बना सकते आप। लेकिन अगर मैं इसको अपग्रेडेड कर दूंगा, पुरानी कंपेटेबिलिटी बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन एडवांस किस्म के फीचर्स यूज कर सकता हूँ ना। लाइक विंडोज 2008 R2 का एक फीचर है कि एक्टिव डायरेक्टरी रिसाइकल बिन, कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर गलती से कोई यूजर या ग्रुप कोई डिलीट कर दे तो आप उसको रिस्टोर कर सकते हो। लेकिन वो रिस्टोर कब कर सकोगे, जब आपका फंक्शनल लेवल 2008 R2 के ऊपर होगा, या आप एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर की फंक्शनैलिटी यूज करना चाह रहे हो। उसके लिए जब तक आपका डोमेन का फंक्शनल लेवल 2008 नहीं होगा तब तक आप उसको अचीव नहीं कर सकते। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि फंक्शनल लेवल 2003 रखना है या 2008 रखना है या 2008 R2 रखना है, डिपेंड्स अपॉन कि आपका वेरिएंट कौन सा है। अच्छा, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने अभी ही इसको चेंज करना है, आपने ये बाद में भी आप इसको इंक्रीज कर सकते हो। पहले ये पूछ रहा है कि फॉरेस्ट का फंक्शन लेवल क्या है। नेक्स्ट विंडो में हम लोगों से पूछेगा कि डोमेन का फंक्शन लेवल क्या है। अगर आप फॉरेस्ट का फंक्शन लेवल आप रख देते हो 2008, तो अब डोमेन का फंक्शन लेवल आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि जी मैक्सिमम के ऊपर चल रहा है। ठीक है, और अगर आप फॉरेस्ट का फंक्शन लेवल रखते हो 2003, लेकिन इसकी कोई चाइल्ड डोमेन जो है आप वो बना सकते हो 2008 पे, और कोई चाइल्ड डोमेन आप बना सकते हो 2008 R2 पे, और कोई बना सकते हो 2003 पे, यानी 2003 से अपग्रेडेड कोई भी बना सकते हो। अगर फॉरेस्ट का फंक्शनल लेवल लोअर होगा तो डोमेन का फंक्शनल लेवल हायर हो सकता है, लेकिन अगर फॉरेस्ट का फंक्शनल लेवल ही आपने हायर कर दिया, अब डोमेन का फंक्शनल लेवल लोअर आप नहीं कर सकते। ठीक है, अभी देखें मैं इसको यहाँ से अगर नेक्स्ट कर देता हूँ इसको, अभी आपसे नेक्स्ट विंडो यहाँ पे जरा गौर से पढ़िएगा कि आप लोगों से पूछा कि डोमेन का फंक्शन लेवल भी बताओ। मैंने यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक किया, ये देखें डोमेन का फंक्शन लेवल भी पूछ रहा है। अगेन मैं इसको एक बार बैक कर रहा हूँ, बैक करके यहाँ पे देखें वो फंक्शन लेवल पूछ रहा है कि फंक्शन लेवल आपने 2000 रखना है, 2003 रखना है, 2008 रखना है, 2008 R2 रखना है। सपोज मैंने इसको 2008 R2 पे कर दिया इसको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको एक काशन दे रहा है कि आपको वार्निंग दे रहा है, यू विल बी एबल टू ऐड ओनली डोमेन कंट्रोलर दैट आर रनिंग विंडोज 2008 R2 और लेटर ऑन टू दिस फॉरेस्ट, कि इसके अंदर आपको एडिशनल डोमेन कंट्रोलर फिर 2008 का या 2003 का या 2000 का आप ऐड नहीं कर सकते। अच्छा, जो ही मैं इसको नेक्स्ट करूंगा अब मेरे से डोमेन का फंक्शन लेवल नहीं पूछेगा ये। देखो आगे चला गया ना। सेम है, इसको जो है ना फॉरेस्ट का फंक्शन लेवल मैं रखता हूँ अभी लोअर रखता हूँ, इसको फंक्शन लेवल 2003 रखता हूँ, और डोमेन का फंक्शन लेवल मैं हाई कर दूंगा। नेक्स्ट किया, अब देखें आप डोमेन का फंक्शन लेवल पूछ रहा हूँ। फॉरेस्ट का फंक्शन लेवल सपोज मैंने रखा 2003, और डोमेन का फंक्शन लेवल रखा मैंने 2008। अभी जब एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद मैं आपको इसको अपग्रेड करके भी मजीद भी दिखाऊंगा कि 2008 से 2008 R2 पे जाना तो वो कैसे करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होने के बाद। जी नहीं, फॉरेस्ट से कम नहीं हो सकता, फॉरेस्ट के इक्वल होगा या फॉरेस्ट से अपग्रेडेड होगा। अच्छा, फॉरेस्ट होता क्या है, जब आपके मल्टीपल डोमेन्स कंबाइन हो जाते हैं तो फिर आप लोगों का फॉरेस्ट बन जाता है। मिसाल के तौर पे आप लोग हॉटमेल के ऊपर अपनी आईडी क्रिएट करते हो, हॉटमेल वाले जो है वो ईमेल की सर्विसेज दे रहे हैं, बाद में हॉटमेल वालों ने वेब होस्टिंग की सर्विसेज देना शुरू कर दी, तो हॉटमेल ने अपनी एक चाइल्ड डोमेन बनाई जिसका उन्होंने नाम रख दिया hosting.hotmail.com, या उन्होंने वो डिस्टेंस लर्निंग का कोई प्रोग्राम शुरू कर दिया, उन्होंने जो ऑनलाइन ट्यूटोरियल वगैरह कुछ ऐसे प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, और उन्होंने अपने डोमेन का नाम उन्होंने अपनी एक चाइल्ड डोमेन बनाई जिसका नाम रख दिया उन्होंने लर्निंग। अब उनकी चाइल्ड डोमेन है जिसका नाम है learning.hotmail.com। वेब होस्टिंग के लिए उनकी डोमेन का नाम है web.hotmail.com। मिसाल के तौर पे वो एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग के लिए उन्होंने एक चाइल्ड डोमेन बनाई जिसका नाम रखा market.hotmail.com। अब पेरेंट डोमेन है आपके hotmail.com, इसके जो चाइल्ड डोमेन है, चाइल्ड डोमेन के अंदर एक लर्निंग है, एक वेब है, एक मार्केटिंग है। अब जब ये मल्टीपल डोमेन्स कंबाइन हुई है तो फिर क्या बन गया, ये फॉरेस्ट बन गया। जब मल्टीपल डोमेन्स कंबाइन होती है तो फिर क्या बनता है, फॉरेस्ट बनता है। तो अभी मैंने इसका फंक्शन लेवल डोमेन का मैंने रखा 2003, और सॉरी फॉरेस्ट का रखा 2003, और डोमेन का रखा मैंने 2008। नेक्स्ट किया, एक्टिव डायरेक्टरी की जो प्री रिक्विजिट है, प्री रिक्विजिट के अंदर एक और चीज़ है कि आप लोगों के पास डीएनएस सर्वर आपके एनवायरनमेंट में होना चाहिए, कि
कि आपके नेटवर्क में कोई ऐसा सर्वर जो कि डीएनएस सर्वर के तौर पे कर रहा हो, अगर नहीं है तो आप इसी कंप्यूटर के ऊपर डीएनएस का रोल इंस्टॉल करके आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। लाइक यहाँ पे मैंने चेकबॉक्स सेलेक्ट कर दिया, बल्कि उसने खुद ही बाय डिफॉल्ट उसने सेलेक्ट किया हुआ है कि डीएनएस की उसको ज़रूरत थी, डीएनएस उसको नहीं मिला। हम लोगों ने अपने टीसीपी आईपी की प्रॉपर्टीज़ में भी यहाँ जाके भी हम लोगों ने कोई डीएनएस स्पेसिफाई नहीं किया हुआ था। जब हम लोगों ने आईपी एड्रेस दिया था, हम लोगों ने सिर्फ आईपी एड्रेस सबनेट मास्क दिया था, हम लोगों ने डीएनएस नहीं दिया था। उसको कोई डीएनएस नहीं मिला, तो अब वो डीएनएस तो चाहिए एक्टिव डायरेक्टरी के लिए, तो वो क्या करेगा, डीएनएस का रोल भी इसी सर्वर के ऊपर इंस्टॉल कर देगा। ठीक है। अच्छा, अब जब डीएनएस का चेकबॉक्स तो ऑप्शनल है, ऑप्शनल का मतलब ये है कि उसे नहीं मिला, मैं अभी इसके लैन की प्रॉपर्टीज़ में जाके कोई लैन हमारे लोकली नेटवर्क में डीएनएस सर्वर चल रहा है उसका आईपी एड्रेस दे देता हूँ, और फिर मैं इसके ऊपर डीएनएस के सर्विसेज इंस्टॉल नहीं करूँगा। लेकिन इसके नीचे जो है दो चेक बॉक्सेज आप लोगों को और नज़र आ रहे हैं जो कि ग्रे आउट है या डिसेबल्ड है, जिसके अंदर एक आप लोगों का ग्लोबल कैटलॉग सर्वर है और एक आप लोगों का रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। ग्लोबल कैटलॉग सर्वर जो है बेसिकली ये आप लोगों के इंडेक्सिंग की टेक्निक को यूज़ करता है, और ये आप लोगों के नेटवर्क के अंदर सर्च को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया hotmail.com की, hotmail.com एक पेरेंट डोमेन है, उसके चाइल्ड डोमेन के अंदर एक डोमेन का नाम है वेब, एक का नाम है मार्केटिंग, एक का नाम है लर्निंग। अब वेब के भी कुछ यूज़र्स हैं, कुछ मार्केटिंग के यूज़र्स हैं, कुछ यूज़र्स जो हैं वो उसके वेब के हैं, कुछ मार्केटिंग है, कुछ लर्निंग के हैं। अब hotmail.com जो पेरेंट डोमेन है उसके पास अपने तो तमाम यूज़र्स की, तमाम ग्रुप्स की, तमाम ग्रुप पॉलिसीज़ की, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन अपनी चाइल्ड डोमेन की सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, बल्कि कुछ पार्शल इन्फॉर्मेशन या सबसेट ऑफ इन्फॉर्मेशन, कुछ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होंगी। जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन वो अपने पास कैरी कर रहा है, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल कैटलॉग सर्वर। मतलब उसके पास ये इन्फॉर्मेशन होगी कि इस मेरे चाइल्ड डोमेन के अंदर कितने डोमेन कंट्रोलर्स हैं, या इसकी कितनी साइट्स हैं, या साइट्स के दरमियान में क्या टोपोलॉजी है, उनके रेप्लिकेशन इंटरवल वगैरह के, इन्हें सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन होगी। ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, बल्कि पार्शियल इन्फॉर्मेशन या सबसेट ऑफ इन्फॉर्मेशन उसके पास होगी। और माइक्रोसॉफ्ट ये कहता है कि जहाँ पे भी आप लोग डोमेन कंट्रोलर लगा रहे हो जिस भी साइट के अंदर, तो बेहतर ये है कि मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स के सिनेरियो में हर साइट के अंदर एटलीस्ट एक ग्लोबल कैटलॉग सर्वर आपको होना चाहिए। 2003 में या 2000 में ये था कि ग्लोबल कैटलॉग सर्वर सिर्फ एक हुआ करता था, लेकिन 2008 के अंदर या 2008 R2 के अंदर आप लोग मल्टीपल ग्लोबल कैटलॉग सर्वर लगा सकते हो। बल्कि माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड ये करता है कि अगर आपके नेटवर्क बहुत बड़ा और आपके नेटवर्क की मल्टीपल साइट्स हैं, लाइक आप लोगों का नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में है जिसके आप लोगों की 4 साइट हैं, पंजाब के नाम से आपकी एक साइट, एक आपके जो है सिंध के नाम से, एक केपीके के नाम से, एक बलूचिस्तान के नाम से, तो माइक्रोसॉफ्ट ये कहता है आपकी जितनी साइट्स हैं हर साइट के अंदर कम से कम एक ग्लोबल कैटलॉग सर्वर जरूर लगाओ, जिससे आपकी सर्च जो है वो आप लोगों की बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएगी। और सर्च आप लोग यानी कोई नेटवर्क के अंदर रिसोर्स को किसी को फाइंड करेगा तो जल्दी से रैपिडली उसको फाइंड कर लेगा। तो जी जी, क्या मतलब? अच्छा, ये जो अभी मैं साइट का जिक्र कर रहा हूँ ना, इस साइट को आपने वेबसाइट से कंफ्यूज नहीं करना। वेबसाइट एक और चीज़ है, साइट का कॉन्सेप्ट एक और है। अभी हम लोग इसके इंस्टॉलेशन कर लें, फिर मैं वन बाय वन एक एक चीज़ आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करता हूँ कि डोमेन क्या है, फॉरेस्ट क्या है, ग्लोबल कैटलॉग क्या है। ठीक है, एक एक चीज़ आप लोगों के सामने डिटेल से हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, जब भी आप पहला डोमेन कंट्रोलर लगाते हो, जब भी पहला डोमेन कंट्रोलर लगाते हो किसी भी डोमेन में, बाय डिफॉल्ट वो ग्लोबल कैटलॉग सर्वर भी होता है। नेक्स्ट मैं जब दूसरा लगाऊंगा तो दूसरे के अंदर मेरे पास ऑप्शन होगी कि मैं उसको एज ए ग्लोबल कैटलॉग सर्वर कन्फिगर करूं या ना करूं। अच्छा, तीसरा चेकबॉक्स जो है वो अनचेक हुआ हुआ और ग्रे हुआ हुआ, वो आपका रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर का मतलब ये है कि ऐसा डोमेन कंट्रोलर जहां से यूजर्स पासवर्ड की ऑथेंटिकेशन तो होती है, यूजर्स की वेरिफिकेशन तो होती है, लेकिन उस डोमेन के अंदर आप लोग कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर कोई यहाँ पे कॉमसेट कॉमसेट के नाम से यहाँ पे हम लोगों की एक डोमेन बनी हुई है, और जिसका मेन कैंपस जो है वो इस्लामाबाद के अंदर है। अब वाकएंड के अंदर भी जो है कॉमसेट का एक जो है वो ब्रांच खुल गई है। अब जो कॉमसेट की वाकएंड के अंदर ब्रांच खुली है, वहाँ पे 100 यूज़र जो है वो 100 स्टूडेंट वहाँ पे एनरोल हुआ और वहाँ से यूज़र ने पासवर्ड की वेरिफिकेशन लेते हैं, वहाँ से ऑथेंटिकेशन लेते हैं। लेकिन आपके पास कोई कॉम्पिटेंट किस्म का एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है कि जो कि कॉमसेट के वाकएंड साइट के या वाकएंड ब्रांच के जो है वो एडी को कंट्रोल कर सके या उसके अंदर कोई चेंजिंग कर सके। कोई ऐसा बंदा आप लोगों को नहीं मिला। आप चाह रहे हो कि यहीं से सेंट्रली बैठ के कंट्रोल करना है, लेकिन यूजर जब लॉगिन होंगे डोमेन पे तो उनको रिस्पांस स्लो ना मिले, तो इसके लिए आपने कॉमसेट के अंदर डोमेन कंट्रोलर लगा दिया, लेकिन साथ में चाह रहे हो कि उसके साथ कोई छेड़खानी भी ना करे, कोई वहां पे किसी यूजर के किसी एट्रीब्यूट को चेंज ना कर सके, पासवर्ड वगैरह चेंज ना कर सके। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो कॉमसेट की वाक एंड ब्रांच आप बनाओगे उसके अंदर आप रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर लगा दोगे, यानी जो भी चेंजिंग होगी वो मेन साइट से होगी, ऑथेंटिकेट यूजर वहीं से होंगे, लेकिन
यूज़र का ना तो वहाँ से पासवर्ड चेंज हो सकता है, ना नाम चेंज हो सकता है, ना कोई एट्रीब्यूट। जो भी नया यूज़र बनेगा, किसी यूज़र को एडिट करना है, किसी की प्रॉपर्टीज़ को, वो मेन साइट से ही करनी है, ठीक है। तो पहला डोमेन कंट्रोलर कभी भी रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर नहीं हो सकता, ठीक है। पहला डोमेन कंट्रोलर आपका फुली यानी कि राइटेबल डोमेन कंट्रोलर होगा और लाजमी तौर पे ग्लोबल कैटलॉग सर्वर होगा, लेकिन डीएनएस ऑप्शनल है कि डीएनएस करना है, उसमें रोल नहीं करना। इसको मैंने नेक्स्ट किया, ये आपको ऑप्शन देगा, वार्निंग देगा, उसको आपने यस कर देना। वो सिर्फ ये थी कि किसी को ऊपर इंस्टॉल करके कन्फिगर कर दो। अच्छा, देन उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि आपने डेटाबेस कहाँ पे रखनी है, और आपने जब आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हो तो एक्टिव डायरेक्टरी के इंस्टॉलेशन के बाद आपके दो फोल्डर क्रिएट होते हैं, एक एनटीडीएस के नाम से क्रिएट होता है और एक आपके सिसफॉल के नाम से क्रिएट होता है। एनटीडीएस बेसिकली वो डायरेक्टरी डेटाबेस है कि एक्चुअल आपका डेटा एक्टिव डायरेक्टरी का स्टोर किस जगह पे हुआ है। वो जो है आप लोगों का जिस जगह पे एक्चुअल आप लोगों का डेटा आप लोगों का जाकर स्टोर हुआ है, वो आप लोगों का एनटीडीएस कहलाता है। और सिस वाल ये है कि जो आप ग्रुप पॉलिसीज लगाते हैं, ग्रुप पॉलिसीज की इन्फॉर्मेशन या आप लोगों की जो रेप्लिकेशन की इन्फॉर्मेशन जिस जगह पे जाकर स्टोर होती है, लॉग फाइल्स वगैरह, वो आप लोगों की सिस फाइल के फोल्डर के अंदर जाकर स्टोर होती है। ये आपकी मर्जी है, किसी एक पार्टीशन में रखना, जो एक ही पार्टीशन पर रख लो, अगर सेपरेट पार्टीशन है। अभी तो हमारे केस में इस कंप्यूटर के अंदर सिर्फ एक ही सी पार्टीशन है, तो बाय डिफॉल्ट वो सी ड्राइव के विंडोज के फोल्डर के अंदर ही एनटीडीएस का फोल्डर भी बनाता है और विंडोज के फोल्डर के अंदर ही वो सिस फाइल का फोल्डर भी बनाता है। लाइक टोटल 3 फोल्डर बना रहा है। पहला फोल्डर एनटीडीएस का डेटाबेस के लिए, दूसरा फोल्डर लॉग फाइल के लिए वो भी एनटीडीएस का, और तीसरा फोल्डर सिस फाइल का जहाँ पे रेप्लिकेशन की इन्फॉर्मेशन या ग्रुप पॉलिसीज की इन्फॉर्मेशन वो स्टोर करेगा। इसको मैंने नेक्स्ट किया यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे वो पासवर्ड पूछा है, ये लाजमी तौर पे आप लोगों ने यहाँ पे पासवर्ड कन्फिगर करना। वो किस लिए? बेसिकली ये रिस्टोरेशन का पासवर्ड है। मिसाल के तौर पे इसको मैं पासवर्ड देके नेक्स्ट कर देता हूँ, फिर आपको इसको बताता हूँ क्यों करना है। इसको नेक्स्ट किया। अच्छा, अब यहाँ पे जितने काम अभी तक हम लोगों ने किए हैं ना, कि डोमेन का नाम फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम क्या रखा, उसका नेट बायोस नेम क्या रखा, फॉरेस्ट का फंक्शन लेवल क्या रखा, डोमेन का फंक्शन लेवल क्या रखा, ठीक है। और उसके अलावा रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर नो, ग्लोबल कैटलॉग यस, डीएनएस यस, वो सारे के सारे हमें यहाँ पे समरी दे रही है। यहाँ पे आपको एक बार रिव्यू करवा रहा है कि अगर आपने कोई चीज़ गलत कर दी है तो यहाँ से पढ़ के आप बैक जाके उसको ठीक कर सकते हो, लेकिन एक मरतबा कर दे तो उसके बाद इसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते अनटिल अनलेस के आप जो है उसको जाके अनइंस्टॉल ना करो या उसको आप अरेज ना करो, रिमूव ना करो। अच्छा, मजीद ये है कि यहाँ पे एक ऑप्शन आप लोगों के पास एक्सपोर्ट सेटिंग की भी है। इसी सारी कॉन्फ़िगरेशन को आप लोग एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपने किसी जगह पे और इसी के साथ का आपने डोमेन कंट्रोलर लगाना है। अब आपने किसी रिमोट लोकेशन पर डोमेन कंट्रोलर लगाना, और वो जो एडमिनिस्ट्रेटर उसको एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल नहीं करनी आती, मिसाल के तौर पर, या कोई एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे आपने अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन करवानी है एक्टिव डायरेक्टरी की। एक्टिव डायरेक्टरी आप चाह रहे हो कि ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाए, आप सिर्फ एक फाइल का पाथ दो, सेटअप चलाओ, और वो डीसी प्रोमो खुद ब खुद उस फाइल में से इंस्ट्रक्शन उठाए और जो इंस्ट्रक्शन गिवन होंगे उसके अकॉर्डिंग वो बना देगा, ठीक है। तो अगर आपने एक्टिव डायरेक्टरी की अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन करनी हो, या आपने कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर सर्वर कोर के ऊपर आपने एक्टिव डायरेक्टरी की इंस्टॉलेशन करनी हो, या आपने अपनी इस इंफॉर्मेशन का अपने रिकॉर्ड के लिए आप लोगों ने सेव करना हो, या किसी रिमोट लोकेशन पे इसी तरह का एक और डोमेन कंट्रोलर बनाने के लिए यही इंफॉर्मेशन आपने सेव करके कहीं और भिजवानी हो, तो आप इस सेटिंग्स को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। अमूमी तौर पे इसको हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन के लिए और हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी की अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन के लिए या सर्वर कोर की इंस्टॉलेशन के लिए इन सेटिंग्स को हम लोग जो है अपने रिकॉर्ड के लिए उसको एक्सपोर्ट करके रख लेते हैं। मिसाल के तौर पर इन इंफॉर्मेशन को मैं सी ड्राइव के ऊपर ही, ठीक है, DC01-AD के नाम से मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। एक टेक्स्ट फाइल बना देगा DC01-AD के नाम से, ठीक है। इसका फायदा क्या होगा कि मुस्तकबिल में कभी अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन करनी पड़े या सर्वर कोर पे जो कमांड लाइन इंटरफेस पे आईडी इंस्टॉल करनी पड़े, वहाँ पे तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होगा, फिर हमें पूरा स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा कि साइड इज इक्वल टू दिस, डोमेन फंक्शन लेवल इज इक्वल टू दिस, फॉरवर्ड फंक्शन लेवल इज इक्वल टू दिस, कि मैनुअल सारा काम ना करना पड़े, इसी फाइल को उठाएंगे और इसी के जरिए से हम लोग एडी इंस्टॉल कर लेंगे। तो वो इंशाल्लाह हम लोग बाद में करके देखेंगे। इसको फिलहाल मैंने नेक्स्ट किया, और ये यहाँ पे एक बुक के ऊपर, नोटबुक के ऊपर पेंसिल से लिखना शुरू कर देगा, राइटिंग शुरू कर देगा। अब ये क्या आप लोगों का डोमेन कंट्रोल इंस्टॉल होना शुरू हो गया। 1 से 1.5 मिनट लेगा, ये आपके डेटाबेस वगैरह आपके इंस्टॉल करेगा, जो एडिशनल सर्विसेज जो इसको चाहिए स्टार्ट करने के लिए, वो लाइक कैरब्रोज की सर्विसेज वगैरह जो है वो ये स्टार्ट करेगा, नेट लॉगिन की सर्विस वगैरह वो ये स्टार्ट करेगा। स्टार्ट करने के बाद आपको रिस्टार्ट करेगा और उसके बाद आपकी एक्टिव डायरेक्टरी जो है इंस्टॉल हो चुकी होगी, ठीक है। अच्छा, वो पासवर्ड मैं आपको बता रहा था कि पासवर्ड आप लोगों ने लाजमी कन्फिगर करना है। उसकी रीज़न ये है, मिसाल के तौर पे आपने एक डोमेन एनवायरनमेंट बनाया, उस डोमेन एनवायरनमेंट के अंदर आपने 100 यूज़र्स क्रिएट किए हैं, आपने 100 यूज़र्स उसके अंदर क्रिएट किए हैं, 10 ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बनाए हैं और 10 ग्रुप बनाए हैं आपने। अब ये 100 यूज़र बनाने के बाद, 10 ग्रुप बनाने के बाद, 10 ओयू बनाने के बाद आपने अपने एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप लेके आपने रख लिया कि खुदा ना खासा कभी कोई डिजास्टर हो, कोई प्रॉब्लम बने तो मैं बैकअप को रिस्टोर करके 100 यूज़र्स वापस ले आऊँ। 100 यूज़र्स के बाद आपने बैकअप ले लिया था।
अब आपने मजीद 10 यूज़र और क्रिएट किए, अब टोटल यूज़र कितने हो गए? 110 यूज़र हो गए। अब आपको किसी काम से जो है आपको आउट स्टेशन जाना पड़ गया, आपकी गैर मौजूदगी में आपका असिस्टेंट जो है जिसके पास पूरे एडी का कंट्रोल था, उसने एडी के साथ कोई छेड़खानी की और एडी को उसने करप्ट कर दिया होगा। अब वो बड़ा परेशान है कि वापस सर आएंगे तो वो बड़ा गुस्सा होंगे, नाराज़ होंगे, तो मैं किसी तरीके से जो है ना इसको एडी को मैं वापस ले और रिस्टोर कर लूँ। तो उसने नेट के ऊपर सर्च की, गूगल पर सर्च की, उसको जो है कोई ऐसा ब्लॉग मिल गया जिसके अंदर प्रोसीजर दिया हुआ था कि जी एडी को इस तरीके से रिस्टोर करना है। तो उसने वो ब्लॉग पढ़ के उसने रिस्टोर करने की कोशिश की। अगर तो आपने पासवर्ड यहाँ पर नहीं दिया होगा, यहाँ पर पासवर्ड नहीं दिया होगा, तो वो आपकी गैर मौजूदगी में एडी को रिस्टोर कर देगा। और उसका नुकसान क्या होगा कि बैकअप जो हुआ था वो सिर्फ 100 यूजर्स का था, 110 यूजर्स का नहीं था। यानी 100 यूजर्स की इन्फॉर्मेशन तो वापस आ जाएगी, लेकिन 110 के 110 यूजर्स की इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। हाँ, अगर आप एक्सपर्ट, आप एडमिनिस्ट्रेटर हो और आप एक्टिव डायरेक्टरी की ट्रबल शूटिंग भी कर लेते हो, तो आप उसे मना करते कि यार तुम्हें क्या जरूरत पड़ती है रिस्टोर करने की, मैं खुद उसको ठीक कर लेता हूँ। तो अगर पासवर्ड नहीं लगा होगा तो वो आपकी गैर मौजूदगी में रिस्टोर कर सकता है, लेकिन अगर पासवर्ड लगा होगा तो पासवर्ड उसको तो नहीं पता कि रिस्टोर पासवर्ड क्या, तो वो आपकी गैर मौजूदगी में उसको रिस्टोर नहीं कर सकता। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड ये करता है कि आप एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर रिस्टोर मोड पासवर्ड लाजमी तौर पर कॉन्फ़िगर करो। पासवर्ड की समय लगी, ठीक है। अभी ये रिस्टार्ट होगा, रिस्टार्ट होने के बाद जो है आप लोगों का डोमेन कंट्रोलर ही आपका बन जाएगा। फर्स्ट क्या चीज़ होती है कि जब मल्टीपल डोमेन्स आप लोगों की कंबाइन होती हैं, लाइक यहाँ पे हायरार्की उसने दिखाई दी है, तो ये आप लोगों का क्या फॉरेस्ट है, ठीक है। मल्टीपल डोमेन्स कंबाइन होकर क्या बनाती हैं आप लोगों का? फॉरेस्ट बनाती हैं। और एक फॉरेस्ट के अंदर आप लोगों के मल्टीपल ट्रीज भी हो सकती हैं। लाइक अगर आप यहाँ पे गौर से देखो कि ये जो अभी डाउनवर्ड आपको दिखा रहा है पेरेंट चाइल्ड डोमेन आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा है, और मीनवाइल एक चाइल्ड डोमेन के अंदर यहाँ पे भी अलग से, तो ये अलग अलग दो ट्रीज बनी हुई है, ठीक है। यानी जो आपके नेटवर्क की जो सबसे पहले बुनियादी इकाई है वो आप लोगों की डोमेन है। डोमेन्स कंबाइन हो गए ट्रीज बनाती हैं, और ट्रीज कंबाइन हो गए आप लोगों का फॉरेस्ट बनाती हैं। सबसे पहले डोमेन बनती है, डोमेन्स इकट्ठी होती हैं तो क्या बनता है? ट्री बनता है। और ट्री इकट्ठे हो गए फिर आप लोगों का क्या बनता है? फॉरेस्ट बनता है। फिर इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है साइट का। मिसाल के तौर पर आप लोगों का नेटवर्क बहुत बड़ा है, से कि अगर Microsoft.com जो है इनका नेटवर्क जो है पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। अब माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स जो है एशिया के अंदर भी हैं, अमेरिका के अंदर भी हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी हैं, ठीक है। अब जितने, अब एशिया के अंदर सिर्फ कोई एक मुल्क नहीं है, बहुत सारे मुल्क हैं, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, मालदीव भी है। अब वो क्या करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वालों की पाकिस्तान के लिए, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए और पॉलिसी है कि लाइक जब आप MCIT का पेपर देते हो तो हो सकता है कि यहाँ के लिए उन्होंने एक डिस्काउंट ऑफर एक दी हुई है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से जो भी पेपर देगा वो $40 का पेपर है, लेकिन सेम पेपर वो अमेरिका से या कनाडा से देगा अगर यूज़र, तो वो $120 उसकी फ़ीस है। अब कनाडा के लिए उनकी और पॉलिसी है, अमेरिका के लिए और पॉलिसी है, जबकि पाकिस्तान के लिए या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए उनकी और पॉलिसी है। तो साइट का कॉन्सेप्ट क्या है कि जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से जो जो डोमेन कंट्रोलर्स आप लोगों के इकट्ठे एक ही जगह पे होते हैं, करीब करीब होते हैं, हम लोग उनको उनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए उसको एक साइट में डाल देते हैं, और फिर उस साइट के ऊपर डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह आपको मैंने एग्जाम्पल दी है, आप लोगों का HEC.com के नाम से आप लोगों के एक डोमेन है, पेरेंट डोमेन। अब HEC की जो चाइल्ड डोमेन है, एक लाहौर के नाम से, एक कराची के नाम से, एक पेशावर के नाम से, और एक कोयटा के नाम से। अब जो लाहौर वाली डोमेन है, जो चाइल्ड डोमेन है, वो लाहौर वाली डोमेन जो है लाहौर के सारे ऑपरेशन को कंट्रोल कर रही है, हैंडल कर रही है। एक सूरत तो ये है कि मैं एक पेरेंट डोमेन लगा के उसके अंडर मल्टीपल चाइल्ड डोमेन्स बना लूँ। दूसरी सूरत ये है कि मैं मल्टीपल चाइल्ड डोमेन्स ना बनाऊँ, एक सेंटर में इस्लामाबाद में एक डोमेन कंट्रोलर रखा और बाकी 4 डोमेन कंट्रोलर इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और पेशावर में लगा दिए। अब जो हम HEC का जो लाहौर वाला जो डेटा सेंटर है, लाहौर वाले डेटा सेंटर के अंदर या रीजनल सेंटर के अंदर वो सरगोदा के ऑपरेशंस को भी मैनेज कर रहे हैं, वो रावलपिंडी के ऑपरेशंस को भी मैनेज कर रहे हैं, सियालकोट के भी, गुजरांवाला के, पूरे पंजाब के ऑपरेशंस वहां से हैंडल हो रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे हर एक शहर के अंदर HEC का अपना एक एक डोमेन कंट्रोलर है, सरगोदा, रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात। अब जो पंजाब के जितने, अब उन्होंने HEC ने क्या किया, पंजाब के लिए एक अलग से पॉलिसी बना दी, या उन्होंने अपने ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के हिसाब से उन्होंने अपनी 4 जो है वो अलग अलग साइट्स बना ली, यानी अपने नेटवर्क को सेगमेंटाइज कर दिया। अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए अपने नेटवर्क को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्या कहलाता है? साइट का कॉन्सेप्ट कहलाता है। साइट की समझ लगी है क्या कि नेटवर्क को आपने ब्रेक डाउन कर देना छोटे छोटे हिस्सों में, ताकि आप डिफरेंट टाइप के उसके ऊपर पॉलिसीज लगा सको, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बना सको। HEC.com के नाम से एक पेरेंट डोमेन बनी थी जिसके 4 रीजनल सेंटर थे, सपोज लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा के अंदर। अब आप यहाँ से बैठ के आप चाह रहे हो कि सिर्फ फेडरल के ऑपरेशंस को आप खुद कंट्रोल करो, पंजाब के ऑपरेशन जो है वो पंजाब के एडमिनिस्ट्रेटर करे, जो NWFP KPK के ऑपरेशन जो है वो पेशावर का एडमिनिस्ट्रेटर करे, सिंध के ऑपरेशन कराची का एडमिनिस्ट्रेटर करे, बलोचिस्तान के ऑपरेशन कोयटा का एडमिनिस्ट्रेटर करे। तो आप क्या करोगे? उसकी साइट्स बना दोगे, एक साइट के अंदर पूरे सूबे के तमाम डोमेन कंट्रोलर आ जाएंगे।
एक साइट के अंदर हो सकता है सिर्फ एक ही डोमेन कंट्रोलर हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक साइट के अंदर आप लोगों के मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर हो। ठीक है, डोमेन्स कंबाइन हो गए आपके बनाती हैं ट्रीज, ट्रीज कंबाइन हो गए आपका बनाते हैं फॉरेस्ट बनाते हैं। और अपने आपने एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए अपने नेटवर्क को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देने के कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, साइट कहते हैं। और साइट के अंदर अगर मिसाल के तौर पे दो डोमेन कंट्रोलर हैं, या 5 हैं, या 10 हैं, या 15 या 20, आपस में वो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग उनके दरमियान में रेप्लिकेशन कन्फिगर कर देते हैं। क्या हम ये चाहते हैं कि ये डीसीज आपस में जब बातचीत करें, अपडेट ऑफ इंफॉर्मेशन करें, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करें, 1 घंटे में 4 बार करें, 15-15 मिनट के बाद करें, या 1 घंटे के बाद करें, डिपेंड्स अपॉन के आप लोगों के लिंक की स्पीड क्या है। क्या फाइबर का लिंक यूज कर रहे हो, या 1G का लिंक है आपके पास, या 10G का लिंक है, कितना बड़ा लिंक है। अगर तो लिंक आपके पास बड़ा, आपके पास बैंडविड्थ आपके पास ज्यादा है, तो फिर आप एप्लीकेशन का इंटरवल आप फ्रीक्वेंट एप्लीकेशन कर सकते हो। और अगर आपके पास स्लो नेटवर्क है तो घंटे के बाद आप एप्लीकेशन करवा लो। जी आप पूछें। जी 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 जी, ये आप नेक्स्ट टाइम मुझे याद रहेगा, मैं आपको लाइव सिनेरियो जो है ना 2-3 में आप लोगों को चेक करवा दूंगा, लाइक HECI या पन है, या जो CM सेक्रेटेरिएट है, इनके कितने डोमेन कंट्रोलर और किस तरीके से इनके साइट्स वगैरह बनी हुई। मैं आपसे अर्ज किया कि एक डोमेन एक वक्त में एक ही साइट का पार्ट होगी, एक डोमेन मल्टीपल साइट का मेंबर नहीं हो सकती। एक साइट के अंदर यह पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ सिर्फ एक ही डोमेन कंट्रोलर हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक साइट के अंदर मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर हो। ठीक है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक डोमेन कंट्रोलर एक वक्त में दो साइट्स का पार्ट हो। जी 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 ये मिसाल के तौर पर फॉरेस्ट आप लोगों का एक ही है, सिंगल डोमेन सिंगल फॉरेस्ट आप लोगों का बना है, एक ही डोमेन है, एक ही फॉरेस्ट है, कोई चाइल्ड डोमेन नहीं, कोई एडिशनल डोमेन नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो लेकिन ये है कि आपका नेटवर्क बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया। तो अब ये मिसाल के तौर पे दो शहर आपके करीब करीब थे, रावलपिंडी और इस्लामाबाद, एक डोमेन कंट्रोलर रावलपिंडी में लगा, एक इस्लामाबाद में लगा। तो आप लोगों ने एक फेडरल के नाम से एक साइट बना दी। अब आपके पंजाब के 3 डोमेन कंट्रोलर 3 बड़े शहरों में थे, कि से एक डोमेन कंट्रोलर आपका लाहौर में था, दूसरा आपका गुजरावाला में था, तीसरा आपका जो है सियालकोट में था। तो अब ये इस साइट के अंदर जो 3 डोमेन कंट्रोलर है, यानी नेटवर्क सारे का सारा एक ही है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए फेडरल की एक अलग से साइट बना दी और पंजाब की एक अलग से साइट बना दी। आप पूछेंगे, आप पूछेंगे। डोमेन सबके अच्छे से .com ही होगी, उसके अंदर आपने साइट बनाई हुई है, एक पंजाब के नाम से साइट बनाई, एक फेडरल के नाम से साइट बनाई हुई है, डोमेन आपके अच्छे से साइट का नाम, ये आपके जो डोमेन है, डोमेन का नाम HEC.com ही है। इसको आप आगे फर्दर यूँ कह सकते हो कि पंजाब, ये इसका हम लोग जब नाम इसका किसी कंप्यूटर को डोमेन ज्वाइन करवाएंगे ना, तो हम लोग वहाँ पे ये नहीं बताएंगे कि पंजाब से करवा रहे हो या किससे करवा रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ HEC के साथ डोमेन ज्वाइन करवाएंगे। नेट बायोस नेम भी वही रहेगा आपका। ठीक है, डोमेन डोमेन जब हम लोग बनाते हैं एक, तो उसके अंदर नेट बायोस नेम आपका एक ही। अभी मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि सिंगल डोमेन सिंगल फॉरेस्ट है, को मल्टीपल डोमेन नहीं है यहाँ पे, लेकिन एक डोमेन के अंदर मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स हैं। सिंगल डोमेन सिंगल फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे 5 डोमेन कंट्रोलर लगे हुए हैं। 5 डोमेन कंट्रोलर में से 3 एक साइड को मैनेज कर रहे हैं और 2 एक साइड को मैनेज कर रहे हैं। जब यूजर जो है वो डोमेन ज्वाइन करेंगे, तो जो उनकी आईपी की स्कीम होगी, आईपी का सबनेट होगा, वो खुद ब खुद अपने रिस्पेक्टिव डीसी के पास चले जाएगी उसकी इन्फॉर्मेशन। मिसाल के तौर पे जो यहाँ पे फेडरल की साइट है, जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जो वो हैं डोमेन कंट्रोलर, अब इनके जो आईपी की स्कीम है वो 192.168.0. समथिंग, ये इस सीरीज को यूज कर रहे हैं। अब क्लाइंट कंप्यूटर को जब मैं डोमेन ज्वाइन करवाऊंगा ना, तो वो पंजाब की तरफ नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि उनकी 192 वाली सीरीज है, वो ऑटोमेटिकली इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। लेकिन जब पंजाब के जो मेरे क्लाइंट कंप्यूटर है या पंजाब के जो डोमेन कंट्रोलर हैं, उनके जो आईपी एड्रेसेस हैं वो 10.0.0.1 या 10.0.0.2 10 वाली सीरीज है। अब जब मैं पंजाब के क्लाइंट कंप्यूटर्स को डोमेन ज्वाइन करवाऊंगा, चूंकि उनका आईपी एड्रेस 10.0.0. तो वो खुद ब खुद रेफर होंगे पंजाब के डोमेन कंट्रोलर्स की तरफ, वो फेडरल की तरफ रेफर नहीं होंगे। ये जब आप साइट बनाते हो, तो साइट के अंदर आप लोग खुद से डिफाइन करते हो कि इनके अंदर रेप्लिकेशन टोपोलॉजी क्या होगी, रेप्लिकेशन कितनी देर के बाद होगी। ठीक है, जो ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, ये तो ऑप्शनल चीज़ है कि आपकी अपनी मर्जी है कि रेप्लिकेशन
जो ना बाय डिफ़ॉल्ट आपकी फुली रेप्लिकेशन होती है, आपकी पार्शल नहीं होती, लेकिन अगर आप पार्शल करवाना चाहो तो आप करवा सकते हो। मिसाल के तौर पे अब ये साइट है, इन साइट के दरमियान में जो ये 2 डोमेन कंट्रोलर हैं, इनके दरमियान फुली रेप्लिकेट हो रहे हैं और ये 15-15 मिनट के बाद रेप्लिकेट हो रहे हैं। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जो फेडरल वाली साइट है, ये पंजाब की साइट से हर 15 मिनट के बाद रेप्लिकेट ना करे, बल्कि एक घंटे में सिर्फ एक बार कर ले, या दिन में सिर्फ एक बार कर ले, रेप्लिकेट कर ले। तो वो रेप्लिकेशन टोपोलॉजी जब हम लोग डिफाइन करेंगे तो वहाँ पे हम लोग बताएंगे कि फुली रेप्लिकेशन करवानी है, पार्शियल रेप्लिकेशन करवानी है, कितनी देर के बाद रेप्लिकेशन करवानी है। सॉरी, जब आप रेप्लिकेशन की जब रेप्लिकेशन होती है तो रेप्लिकेशन के अंदर पूरी की पूरी डेटाबेस की, जो अभी हम लोग आगे चल के देखेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी की डिफरेंट टाइप की पार्टीशन होती हैं। तो डिफरेंट टाइप के पार्टीशन जो है वो आपस में रेप्लिकेट करते हैं। लाइक एक डोमेन पार्टीशन होती है, एक डीएनएस पार्टीशन होती है, एक एप्लीकेशन पार्टीशन होती है, उसके एक स्कीमा पार्टीशन होती है। तो वो कुछ सर्टन पार्टीशन जो है ना आपस में रेप्लिकेट करते हैं। ठीक है, आप यूँ समझ लें कि आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे ना, जितने यूज़र बनाएंगे, जितने ग्रुप बनाएंगे, जितने आप ओयूज बनाएंगे, वो सारे के सारे आपस में रेप्लिकेट होते हैं। अगर मिसाल के तौर पर फेडरल के पास 10 नए यूज़र आए, तो वो जब शाम को रेप्लिकेट करके एक घंटे बाद रेप्लिकेट करके जब पंजाब को बताएगा, तो वो ये बताएगा मेरे पास 10 नए यूज़र आ गए। वो उसकी डेटाबेस चूंकि कॉमन है, डेटाबेस एक ही है, तो जो इसने लिखी होती है वो इन्फॉर्मेशन उसके पास भी आ जाएगी, उसके डोमेन कंट्रोलर के अंदर भी आ जाएगी। अच्छा, होपफुली हम लोगों की इंस्टॉलेशन हो चुकी होगी एक्टिव डायरेक्टरी। जस्ट एक्टिव डायरेक्टरी हम लोग इंस्टॉल होगी, इसको मैं फिनिश करता हूँ और सिर्फ आप लोग इसको रिस्टार्ट नो करोगे और ये हमारा डोमेन कंट्रोलर बन चुका है इसमें। जी 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 जी। ट्री आप यूँ कह लें कि जी ट्री जो है एक छोटी चीज़ है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब सर्विसेज की आपकी एक डोमेन है। अब सर्विसेज आपके डिफरेंट टाइप की आपकी सर्विसेज है। सर्विसेज के अंदर आपके सर्विसेज के अंदर आपकी वेब होस्टिंग की सर्विसेज है, सर्विसेज के अंदर आपकी मार्केटिंग की सर्विसेज है, या डिस्टेंस लर्निंग की सर्विसेज है। ठीक है, ये चीज़ जो आपके ये आपके आपने एक ट्री सेपरेट बनाई हुई है, यानी सर्विसेज के नाम से एक डोमेन बनाई, सर्विसेज के अंडर आपने बना दी लर्निंग, सर्विसेज के अंडर ही दूसरी आपकी मार्केटिंग, सर्विसेज के अंडर ही तीसरी जो है आपने कोई और वेब होस्टिंग वगैरह बना दी। मीनवाइल एक और आपने डोमेन कॉन्फ़िगर की, जिसको आपने चाइल्ड डोमेन कॉन्फ़िगर की, जिसको आपने नाम दिया प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन के अंदर आपके जो है डिफरेंट टाइप के आप लोगों के प्रोडक्शन हो रहे हैं, जो आप लोगों के मिसाल के तौर पे तो गारमेंट्स के प्रोडक्शन है, ये आपके जो ये कह लें कि जी इसके स्पोर्ट्स वियर के आपके प्रोडक्शन है, या स्पोर्ट्स के जो इक्विपमेंट है, जो आपके खेलों के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं उन चीज़ों की प्रोडक्शन है, या कोई खाने पीने की। अब प्रोडक्शन की पूरी एक सेपरेट ट्री है, जिसके अंदर जो है फूड्स के नाम से एक सेपरेट चाइल्ड डोमेन है, या सपोज गारमेंट्स के नाम से एक सेपरेट चाइल्ड डोमेन है। प्रोडक्शन की आपकी लाइन पूरी अलग है, यानी कि अब आप ये लॉजिकल ग्रुपिंग कर रहे हो। अभी ये यहाँ पे स्लाइड के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये कंसिडर करें कि से आपकी ये एक पेरेंट डोमेन है, एक ये पेरेंट डोमेन आपकी पेरेंट डोमेन आपकी बनाए हॉटमेल डॉट कॉम के नाम से आपने बनाई। ठीक है, हॉटमेल डॉट कॉम के नाम से एक आपने बनाई है सर्विसेज के नाम से डोमेन। अब सर्विसेज के अंदर फिर आपने कोई और बना दी एक्स वाई जेड डॉट, अब इसका नाम क्या होगा, एक्स वाई जेड डॉट सर्विसेज डॉट हॉटमेल डॉट कॉम। अब ये प्रोडक्शन के नाम से बनाया। अब प्रोडक्शन के अंदर यहाँ पे जो फूड आइटम्स है और यहाँ पे नॉन फूड आइटम्स है। ठीक है, अब ये फूड डॉट प्रोडक्शन डॉट हॉटमेल डॉट कॉम, या आपके नॉन फूड डॉट प्रोडक्शन डॉट हॉटमेल। अब ये इतना हिस्सा आपकी ये एक सेपरेट साइट आपकी बनी हुई है, और ये आपकी जो एक सेपरेट साइट। जब हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं, अभी तो हम लोगों ने सिर्फ पहला डोमेन कंट्रोल हम लोगों ने इंस्टॉल किया, हमारा नया डोमेन है, नया फॉरेस्ट है। अब ये सारी चीज़ें हम लोग खुद अपने हाथ से इंस्टॉल करके देखेंगे। जब हम लोग इंस्टॉल करेंगे अपना एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, तो फिर वो पूछेगा कि इसके लिए आपने नई चाइल्ड डोमेन बनानी है, इसके लिए आपने क्या एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट में ऐड करना है, एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट के अंदर डायरेक्टली इसको ऐड कर देना है, या एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट के अंदर एक नई ट्री क्रिएट करके उसके अंदर ऐड करना है। वो लॉजिकल ग्रुपिंग अब ये बाद में हमारे से करवाएगा ये। तो फिर वो पूछेगा कि नई ट्री बनानी है या एग्जिस्टिंग ट्री के अंदर इसको ऐड कर देना। जी सेपरेट आप उसके जो है पूरी की पूरी ट्री उसकी आप अलग, आप ट्री का मतलब कि आप या इसको अपने आसानी के लिए यूँ समझ लें कि आप लोगों का जो एक दरख्त है ना, दरख्त, अब दरख्त के अंदर जो मुख्तलिफ शाखें हैं उसके, वो उसकी शाखें आप कह लो कि वो उसके ट्रीज हैं, और ट्रीज के ऊपर जो फिर उस जितनी डोमेन्स है वो उसके लीव्स हैं, वो उसके पत्ते हैं, वो उसके। ठीक है, जो आप लोगों की ये जो डोमेन्स बनी है, ये क्या पत्ते हैं, ये इसकी फिर पूरी की पूरी एक शाख है। ठीक है, ये आप यूँ कह सकते हो कि जब बहुत सारे दरख्त इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर आप लोगों का क्या बन जाता है, पूरा फॉरेस्ट बन जाता है, पूरे का आप लोगों का जंगल बन जाता है। ठीक है,
तो खैर एनीवे, जब हम लोग ये इंस्टॉल करेंगे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, तो उसके अंदर आप लोगों से पूछेगा नई ट्री बनानी है, एग्जिस्टिंग ट्री में ऐड करना है, ठीक है। अभी तो जस्ट हम लोगों ने पहला डोमेन कंट्रोलर बनाया, आगे जब हम लोग चल के इंस्टॉल करेंगे तो ये चीज़ें आप लोगों को इंशाल्लाह मजीद क्लियर हो जाएंगी। अभी तक जो चीज़ें डिस्कस की हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ जिसकी समझ ना लगी हो? हाँ जी, कोई शख्स ऐसा जिसको समझ ना लगी हो? सर ये जो करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं, जी जी एक लेकिन हम ये करते हैं कि डायरेक्ट अभी तक मैंने जो किया वो डायरेक्ट डीसी प्रोग्राम रन करता हूँ, रोल नहीं ऐड करते, इससे भी हो जाती है। जी जी, फिर भी हो जाती है। वो खुद ही जब आप डीसी प्रोमो डायरेक्टली रन करते हैं, रोल अगर आप ऐड नहीं करते, तो आप उसके सामने जो डायलॉग बॉक्स आ रहा होता है, कभी अगर आप उस डायलॉग बॉक्स को गौर से पढ़ें तो वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होता है कि इंस्टॉलिंग एक्टिव डायरेक्टरी ऑक्सिलरीज, वो लिखा हुआ दिखाता है कि अभी नेक्स्ट हम लोग एक और इस तरह करते हैं कि डोमेन कंट्रोलर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बनाएंगे, उसके ऊपर हम लोग रोल ऐड नहीं करेंगे, डायरेक्टली डीसी प्रोमो का विजिट चलाएंगे, तो फिर देखेंगे वो खुद पहले वो रोल ऐड करेगा, फिर उसके बाद जो है ये काम करेगा। अब देखेंगे पहले मैं लॉगिन करता था, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा था। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, MCITP \_एडमिनिस्ट्रेटर। अब मैं कहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ, अब ये मैं अपने डोमेन पे लॉगिन कर रहा हूँ। और अब मैं अगर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर आता हूँ, तो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर जो नए 6 टैब आए थे, एक्टिव डायरेक्टरी, डोमेन एंड सर्विसेज, साइट एंड सर्विसेज, डोमेन एंड ट्रस्ट, यूजर एंड कंप्यूटर, वो सारी के सारी चीज़ें अनेबल हो गई होंगी। अब उसके ऊपर वो एरर नहीं दे रहा होगा। और मजीद ये है कि मैं अपने माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करूँगा, तो माई कंप्यूटर में वहाँ जहाँ पहले वर्कबुक दिखा रहा था, वर्कबुक की जगह अब वहाँ पर डोमेन दिखा रहा हूँ। ठीक है जी, यहाँ तक आज जो चीज़ डिस्कस की है, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी की समझ ना लगी हो? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल की हुई है 2000 में या 2003 में? आपके लिए तो होपफुली ये चीज़ें पुरानी ही होंगी, आज कोई नई चीज़ नहीं होगी। और ये किस किसने की है पहले एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल? नेक्स्ट टाइम आप लोग कोशिश ये करें। अच्छा, और मैं आपको जितना मर्जी पढ़ा दूँ, जब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। प्रैक्टिस की दो सूरतें हैं, एक तो एक लेक्चर ख़त्म होने के बाद लैब अवेलेबल है, यहाँ पे आप लोग खुद से लैब करें, ठीक है। आप बात कर लें इनसे, यासीन से, या और जो यहाँ पे उमैर और एक दो और लोग हैं, इनसे आप बात कर लें, या आसिफ वगैरह, इनसे कोऑर्डिनेट कर लें, ये आपको जो है लैब के लिए आपको सिस्टम अवेलेबल कर देंगे। दूसरी सूरत ये है कि अगर यहाँ पे लैब नहीं करना चाहते, तो कोशिश करें कि अपने घर में या वर्किंग प्लेस में आपके पास कोई लैपटॉप है या आपके पास डेस्कटॉप है, घर जाके एक बार इसको अपने हाथ से करके देख लो। हाल तो वीडियो आपको मिल जाती है, लेकिन जब तक आपने अपने हाथ से नहीं किया होगा, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। और दूसरा ये कि हो सकता है कि जब आप अपने हाथ से करो तो आपको कोई एक नया प्रॉब्लम आए, ठीक है। बाद बात ये होता है कि हम लोग कोर्स कर लेते हैं, लेक्चर सारा सुन लेते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अच्छा भी मैं अब ये सारे काम कर सकता हूँ। क्योंकि हैंड्स ऑन नहीं होता, प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर बंदे के हाथ में बोल जाता है यार ये क्या हो गया, ये सर ने तो ये चीज़ बताई नहीं थी, उन्होंने तो जो है ना मेरे साथ दाव लगाया, उन्होंने तो मुझे पूरी चीज़ सही तरीके से समझाई नहीं है ये। तो उन चीज़ों से बचने के लिए बेहतर है कि आप लोग कम अज़ कम एक मरतबा अपना हैंड्स ऑन आप कर लो। इसलिए मैं आपको वेरीफाई करवा दूँ, जस्ट वेरीफाई करवा दूँगी कि ये देखें एक्टिव डायरेक्टरी। अब यहाँ पे यूज़र एंड कंप्यूटर के अंदर आके यहाँ पे हम लोग अपने सारे यूजर्स बनाएंगे, ग्रुप्स बनाएंगे और अपने ओयूज वगैरह क्रिएट करेंगे। ये देखें MCITP.com के नाम से, इसके अंदर डिफरेंट कंटेनर हैं कि बिल्ट इन के नाम से, कंप्यूटर के नाम से डोमेन कंट्रोलर, ठीक है, यूजर वगैरह, ये क्या क्या चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग ये चीज़ें डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। मजीद इसके अलावा कि आपने अपने साइट की जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आप लोगों ने करनी होगी, वो साइट एंड सर्विसेज के अंदर आगे आप करोगे, ठीक है, जो आपने मल्टीपल साइट्स बनानी है। और अगर आपके मल्टीपल चाइल्ड डोमेन्स आपकी बनी हुई हैं, आपका पूरा फॉरेस्ट बना होगा, अब पेरेंट चाइल्ड का जो आपका जो हायरार्की वगैरह वो कहाँ पे आ रही होगी, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन ट्रस्ट के अंदर आ रही होगी। हमारे सिनेरियो के अंदर चूंकि अभी तक एक ही डोमेन MCITP.com इसकी चाइल्ड बनी है, तो इस वजह से नीचे इसके कुछ नहीं दिखा रहा, यहाँ पे यही दिखा रहा है, ठीक है। अब ये सारी की सारी चीज़ें आप एरर नहीं दे रही है आपको। मजीद ये है कि माई कंप्यूटर में राइट क्लिक करके जब आप प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं, पहले यहाँ पे आपको वर्कबुक लिखा हुआ आ रहा था, अब देखें वर्कबुक की वर्डिंग यहाँ से खत्म हो गई, यहाँ पे डोमेन लिखा आ रहा है। डोमेन का नाम है आपके MCITP.com, ये इसका फुली क्वालिफाइड डोमेन है, लेकिन जब डोमेन ज्वाइन कराओगे तो सिर्फ आप MCITP बताओगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई चीज़ समझ ना लगी? जी आप पूछे, क्या पूछे थे? ठीक है जी, अब जो जाना चाहे वो चला जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी हम लोगों ने इंस्टॉल कर ली है, उसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी के रूटीन ऑपरेशंस क्या हैं और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर वगैरह कैसे बनाते हैं, इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वो चीज़ें देखेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।